हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखित जालिम का 5वां भाग। अगला दृश्य। और ठीक इसी वक्त मुंबई में भागीरथ मल्होत्रा अपनी लंबी चौड़ी विदेशी कार को अकेले ही ड्राइव कर रहा था, जो कि अपने आप में हैरानी की बात थी। शायद ही किसी ने भागीरथ मल्होत्रा को कार ड्राइव करते देखा हो। भागीरथ जैसे अरबों खरबों इंसान को कार ड्राइव करना शोभा भी नहीं देता था। वैसे भी बरसों से छूटी ड्राइव करने की आदत कब की हट चुकी थी। कार धीरे धीरे मुंबई की सीमा पर पहुंचती जा रही थी। यहाँ आबादी समाप्त होती जा रही थी। आधे घंटे बाद कार मुंबई से बाहर निकलकर हाईवे पर आ गई। हाईवे पर आता जाता ट्रैफिक तेजी से अपनी मंजिल की तरफ भागा जा रहा था। हर कोई जल्दी में नजर आ रहा था। कुछ आगे जाकर भागीरथ ने कार को एक हाईवे के साथ जोड़ रहे कच्चे रास्ते पर मोड़ा और कुछ देर बाद घने पेड़ की छाया में कार को रोका। इंजन बंद किया। फिर कार में लगी घड़ी में वक्त देखकर कलाई में बंधी घड़ी से वक्त मिलाया। फिर आसपास देखा। उसके बाद भागीरथ मल्होत्रा बाहर निकला और पेड़ की छाया में कार के साथ टेक लगाकर खड़े होते हुए सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। इस दौरान भागीरथ की निगाह हाईवे की तरफ ही रही। वहां से गुजरते वाहन स्पष्ट नजर आ रहे थे। करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद एक अन्य विदेशी कार हाईवे से उस कच्ची सड़क पर उतरकर उस तरफ आती दिखाई दी। भागीरथ के पसीने से भरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसकी निगाहें एक टक कार पर ही टिकी रही। देखते देखते कार ठीक उसकी कार के पीछे आकर रुकी और दरवाज़ा खोलकर रूपक लाल चंदौलिया कार से बाहर निकला। वो भी खुद ही कार चलाकर यहाँ तक पहुँचा था। भागीरथ से नजरें मिलते ही रूपलाल भी जोरों से मुस्कुराए। दोनों एक साथ ही आगे बढ़े और गले मिलते हुए एक दूसरे को भींच लिए। कई पल ऐसे ही बीत गए। उसके बाद दोनों अलग हुए। कैसे हो भागीरथ? रूपक लाल उसका कंधा थपथपाता हुआ बोला। तेरे को कैसा नजर आता हूँ? कहीं से कमज़ोर हुआ हूँ क्या? भागीरथ ने हंसकर कहा। लगता तो नहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ। दोनों खुलकर हंसे। हमारी मुलाकात इन दोनों नहीं हो रही। जिंदगी का खास मज़ा नहीं आ रहा, भागीरथ बोला। ये बात तो मेरे साथ भी है, रूपक लाल चंदौलिया ने मुस्कुराकर कहा। सिगरेट दे। भागीरथ मल्होत्रा ने सिगरेट का पैकेट निकालकर रूपक लाल चंदौलिया को दिया तो उसने सिगरेट सुलगाकर हाथ बढ़ाकर पैकेट भागीरथ की जेब में वापस डाल दिया। रूपक लाल। भागीरथ मल्होत्रा के चेहरे पर मुस्कान थी। तेरे दिए 1 महीने में से 18 दिन बीत चुके हैं, सिर्फ 12 दिन बाकी हैं। तेरी मोना चौधरी अभी तक मेरे बेटे अमित को देवराज चांद के सुरक्षा घेरे से निकालकर तुझ तक नहीं पहुंचा पाई। रूपक लाल चंदौलिया हौले से हंसा। भागीरथ, अभी 12 दिन पड़े हैं, जो कि बहुत होते हैं, लेकिन तुम्हारा देवराज चांद भी कम नहीं है। वो मोना चौधरी को मौका ही नहीं दे रहा कि। तो मोना चौधरी कहाँ कम है? वो भी देवराज चांद को नचाए फिर रही है। भागीरथ बोला। वहाँ की एक एक खबर मेरे पास है कि कब क्या हो रहा है। इस बात की तरफ तो मेरा भी ध्यान है। लेकिन एक चालाकी तू कर गया भागीरथ। ये चालाकी हमारी शर्त में शामिल नहीं थी। रूपक लाल चंदौलिया ने शिकायत भरे लहजे में कहा। भागीरथ ने उसकी आंखों में देखा। कैसी चालाकी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तूने अमित को देवराज चांद की कैद से निकाल कर कहीं छिपा दिया है। अगर अमित देवराज चांद के पास नहीं होगा तो मोना चौधरी अमित को कहाँ से पकड़कर मेरे पास लाएगी? भागीरथ मल्होत्रा मुस्कुराया। तेरी खामा का शक करने की आदत गई नहीं। क्या मतलब? रूपक लाल चंदौलिया के माथे पर बल पड़े। अमित कहाँ है, इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं। अपने बेटे को देवराज चांद के हवाले करने के बाद मैंने उससे सिर्फ फ़ोन पर बात की थी, बस। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। भागीरथ का स्वर शांत था। ये बात मैं जान चुका हूँ कि अमित जाने कैसे देवराज चांद के हाथों से निकल गया है। अगर वो खुद कहीं गया है तो ठीक होगा, सुरक्षित होगा। मुझे तो इस बार का डर लग रहा है कि कहीं कोई उसे उठाकर ना ले गया हो, कि वो किन्हीं गलत हाथों में ना पड़ गया हो। ऐसा हो जाने से उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। हमारी शर्त में, हमारे खेल खेल में कहीं उसकी जान को कोई नुकसान न पहुंचाए। कई पलों तक रूपालाल भागीरथ को देखता रहा। सच कह रहे हो? क्या तुम इस बात की आशा रखते हो कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? भागीरथ ने गंभीर स्वर में कहा। रूपकलाल चंदौलिया ने हौले से सिर हिलाया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे, लेकिन फिर भी ये कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर अमित के गायब होने में तुम्हारा हाथ साबित हुआ तो हम दोनों में लगी शर्त का विजेता मैं बन जाऊँगा। तुम हारे माने जाओगे। रूपकलाल चंदौलिया का सर धीमा था। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। भागीरथ के चेहरे पर गंभीरता उभरी पड़ी थी। अगर अमित को कोई ले गया तो कौन ले जा सकता है? रूपकलाल बोला। क्या कहा जा सकता है? मेरे ख्याल में इस मामले में अमित को पाने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। कोई भी अमित को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देना चाहता है और तुमसे अमित का सौदा करके 1.5-2 करोड़ ले लेगा, जैसा कि तुमने ऐलान कर रखा है। तुम्हारा यह ऐलान ही अमित के लिए खतरा पैदा कर सकता है। रूपकलाल चंदौलिया के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुम ठीक कहते हो। रूपकलाल चंदौलिया ने सहमति में सिर हिलाया। शर्त के इस खेल के इस रुख के बारे में हमने पहले नहीं सोचा था। सोचा होता तो शर्त की हार जीत का कोई दूसरा रास्ता ही अपनाते। भागीरथ मल्होत्रा के चेहरे पर चिंता के भाव झलकने लगे थे। यह भी तो हो सकता है कि अमित खुद ही कहीं चला गया हो, रूपकलाल ने कहा। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। भागीरथ मल्होत्रा ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए व्याकुल स्वर में कहा।
लेकिन ऐसा होने पर अमित कहीं से भी फ़ोन करके मुझे खबर तो करता कि वो ठीक है, या फिर खंडाला से मुंबई आ जाता। हम दोनों में किस बात की शर्त लगी है वो नहीं जानता, लेकिन वो इतना तो जानता ही है कि ये सब कुछ हम में लगी शर्त के कारण हो रहा है। ऐसे में उसे फ़ौरन खबर करनी चाहिए थी कि तुम ठीक कहते हो। अमित अच्छी तरह जानता है कि हम में कोई दुश्मनी नहीं, महज हम में लगी शर्त के कारण लोगों को दिखाने के लिए कुछ वक्त के लिए हमने दुश्मनी की चादर ओढ़ी है। परंतु अब तुम ही बताओ कि क्या किया जा सकता अमित के बारे में। अभी कुछ भी करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि हमारे करने से अमित को किसी तरह का नुकसान हो जाए। तुमने 1 महीने का वक्त दिया था कि अमित को अपने कब्जे में कर लोगे। उस महीने के बचे 12 दिन भी बीत लेने दो। मैं नहीं चाहता कि किसी को ये पता चले कि हमें कोई दुश्मनी नहीं है। हम सिर्फ दुश्मनी का ड्रामा कर रहे हैं। इस बात के खुलने से गड़बड़ भी हो सकती है। अपनी शर्त में हमने देवराज चौहान और मोना चौधरी जैसी हस्तियों को शामिल शामिल किया है। अगर उन्हें ये पता चले कि हम उन्हें खिलौना बनाकर खेल रहे हैं तो उन लोगों को इस बात पर एतराज़ भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हो ना रूपक लाल? रूपक लाल चंदौलिया ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा बेटा गौरव कैसा है? भागीरथ मल्होत्रा ने पूछा। ठीक है, अभी तक विदेश में ही है। जब तक हमारी शर्त वाला मामला समाप्त नहीं हो जाता, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक गौरव को वापस बुलाना ठीक नहीं। क्योंकि हमने यही बात जग जाहिर की है कि तुमने मेरे बेटे की जान ली। तभी हमें दुश्मनी की नींव पड़ी और उसी नींव को मुद्दा बनाकर हमारी शर्त की शुरुआत हुई। और अब हम अमित के कारण सब भागे दौड़े फिर रहे हैं। ठीक कहते हो। अभी गौरव को हिंदुस्तान नहीं बुलाया जाए तो ठीक रहेगा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। हो सकता है आजकल में अमित का फ़ोन तुम्हें आ ही जाए कि मैं ठीक हूँ, रूपक लाल बोला। हो सकता है। मेरे ख्याल में कम से कम आने वाले 12 दिनों तक हम ना ही मिले तो अच्छा है। तब महीना पूरा हो जाएगा, ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा और किसी को इस बात का शक भी नहीं होगा कि हम लोगों की दुश्मनी नकली है। बाद में दिखावे के तौर पर हम दोनों आपस में ठीक कर लेंगे। भागीरथ ने कुछ नहीं कहा और कश लेकर सिगरेट एक तरफ उछाल दी। क्या सोच रहे हो? रूपक लाल ने पूछा। हमने अपने खेल की शुरुआत गलत तरीके से की है। भागीरथ मल्होत्रा ने रूपक लाल चंदौलिया को देखा। अपनी शर्त के सिलसिले में, अपनी हार जीत के मामले में अमित को इस्तेमाल करना ठीक नहीं था। इसके लिए हमें कोई और रास्ता चुनना चाहिए था। अमित मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। 12 दिन ही तो बाकी बचे हैं। अमित देवराज चौहान जैसे इंसान की सुरक्षा में है। अगर मोना चौधरी ने उसे हासिल कर लिया तो वो उसे सीधा मेरे पास लाएगी। अगर अमित को कोई और ले गया हो तो आने वाले 12 दिनों में वो अमित को मेरे पास लाएगा, ताकि उसके बदले मेरे से दौलत ले सके। और हम ये मानकर चलें कि अमित खुद ही उन लोगों में से निकल कर कहीं चला गया है, तो महीना पूरा होते ही वो सीधा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। भागीरथ मल्होत्रा के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। देखते हैं। मेरे ख्याल में सब ठीक ही होगा। ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, रूपक लाल ने कहा। हाँ, कर दूंगा। मैं चलता हूँ। हमारा ज़्यादा देर एक साथ रहना ठीक नहीं। रूपक लाल ने मुस्कुराकर कहा और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया और बैक करके उसे हाईवे की तरफ दौड़ा दिया। भागीरथ कई पलों तक उसे जाते देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर अपनी कार में जा बैठा। अगला दृश्य। खंडाला। भिकारी किंग। भीखूराम। 45 वर्ष का स्वस्थ व्यक्ति, परंतु दाई बाँ कोहनी से कटी हुई, हर समय क्रोध में रहने वाला चेहरा। बिना पिए ही सदा सुर्खी भरी रहती थी आंखें। बदन पर धोती कुर्ता पहनता था। सुबह और शाम पूजा करता, माथे पर चंदन का तिलक लगाता। कभी भीखू राम का असली नाम राम गोपाल शर्मा हुआ करता था। तब वो 20 साल का था। खाते पीते घर का था। अच्छी कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। नई नई शादी हुई थी। ब्याह के बाद जब डोली ला रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में कई लोगों के साथ उसका पूरा परिवार भी खत्म हो गया। वो तो नहीं मरा, परंतु उसकी दाएं बाँ कौनी से कट गई। परंतु उसकी नई नवेली दुल्हन को कुछ न हुआ। राम गोपाल अभी अपने परिवार के मौत के सदमे से उभरा भी नहीं थे कि दायां हाथ कट जाने की वजह से उसे अकाउंटेंट की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसकी नवेली को कटी बाँ वाला पति पहले से ही खटक रहा था। नौकरी जाते ही वो राम गोपाल को छोड़कर मायके जा बैठी। राम गोपाल शर्मा का सब कुछ खत्म हो गया। पत्नी के साथ दूर कहीं जो आशा की किरण नजर आ रही थी वो भी बुझ गई। खुद को वो पागल सा हुआ महसूस करने लगा। अपना और माँ बाप का बचा कुचा पैसा समाप्त हो गया। मकान तो वो पहले से ही किराए का था। उसे फुटपाथ पर आ जाना पड़ा। न रहने को जगह, न खाने को रोटी। कटी बाँह होने की वजह से वह कोई मेहनत वाला भी काम नहीं कर पाता था। हुई बर्बादी की वजह से उसका मन बुझ चुका था। धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होने लगी। नौबत यह आ गई कि कोई खाना देता तो खा लेता, नहीं तो नहीं। शेप बढ़ चुकी थी। बाल बिखरे से रहते थे। बदन पर पड़े कपड़े भी मैले कुचैले और कहीं से फटने लगे थे। जहाँ जगह मिलती वहीं लेट जाता। ऐसे में एक दिन किसी ने उसके सामने अठन्नी का सिक्का फेंक दिया। राम गोपाल उस दिन उस अठन्नी के सिक्के को जाने कब तक घूरता रहा। फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और हथेली में भींच लिया। पैसा क्या होता है, पैसे की कीमत क्या होती है वो जान चुका था। दुनिया की ताकत, इंसान की असली ताकत पैसा ही है।
पैसा नहीं तो बड़े से बड़ा पहलवान भी परास्त हो जाता है। और इस अठन्नी ने उसे समझा दिया था कि सिर्फ हाथ फैलाकर भी पैसा आ सकता है। राम गोपाल अपनी इन्हीं सोचों पर चला। हिम्मत इकट्ठी करके लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू किया। दिन के 150 रुपये वो इसी तरह कमाने लगा। ये काम उसे बढ़िया लगा। इन हालात में वो कर भी क्या सकता था। फिर उसने एक गंदे नाले के किनारे झोपड़ी डालकर अपनी रातें काटने का इंतज़ाम किया। पढ़ा लिखा तो वो था ही, दिमाग की उसमें कमी नहीं थी। धीरे धीरे काम बढ़ाने लगा। चंद आवारा घूमते बच्चों को अपने साथ रखा और उन्हें भी इस काम पर लगा दिया। जो वो कमाते खुद लेता, उन्हें सिर्फ खाने को देता। इसी काम में आज उसे बरसों हो गए थे। वो 45 साल का हो चुका था। जहाँ उसने कभी एक झोपड़ी डाली थी, वहाँ आज उसकी 20 झोपड़ियाँ थीं। करीब 100 बच्चे और बूढ़े उसके लिए पूरे खंडाला में भीख मांगते और पैसा उसकी झोली में डालते। पुलिस को उसने संभाल रखा था। भीख मांगने के मामले में वो अन्य किसी के पाँव खंडाला में नहीं जमने देता था। जो आया उसके पाँव उसने उखाड़ दिए। इसी सिलसिले में एक बार उसके हाथों खून भी हो गया था। लाश को उसने चुपचाप ऐसा गायब किया कि आज तक बरामद नहीं हो सकी। राम गोपाल ने राम गोपाल से कब वो भीखू बना, उसे तो अब ये भी याद नहीं था। खंडाला में भीखू राम का दबदबा था, खासा पैसा था, परंतु रहता वैसे ही था जैसे पहले से रहता आया था, बिल्कुल सादे ढंग से। औसत दोपहर का वक्त था। भीखू राम अभी अभी खाना खाकर हटा था। खाना बनाने वाले दो भिखारी थे, जो सिर्फ दूसरे भिखारियों का खाना बनाते थे। परंतु भीखू राम का खाना खास और स्पेशल बनता था, जो कि 5 स्टार होटलों से कम नहीं होता था। तभी एक भिखारी अन्य भिखारी को लेकर भीखू राम के झोपड़े में आया। उनको देखते ही भीखू राम की आंखें सिकुड़ी। हराम के जने, धंधा छोड़कर कहाँ घूम रहा है तू? भीखू राम कुर्राया। उस्ताद। पहाड़ में गया उस्ताद। भीखू राम कठोर सर में क्या उठा। दफा हो जा अपने ठिकाने पर। 200 से कम लाया था तो ना शाम को खाना मिलेगा, और कल भी बिना खाने के रखूँगा, और सबके बर्तन भी साफ़ करेगा। इससे भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई तो फिर तू समझते ही हरामी कि मैं तेरा क्या हाल करूँगा। उस्ताद मेरी बात तो सुनो। भीखू राम ने गहरी निगाहों से उसके साथ आए भिखारी को देखा, फिर पहले वाले को। बाक, ये नया पंछी है। मुंबई से ट्रेन में भीख मांगता मांगता खंडाला आ पहुँचा है। भीखू राम की नज़र फिर उस पर गई। क्यों बे, कब से भीख मांग रहा है? भीखू राम ने दादाई स्वर में पूछा। बचपन से ही। तेरे आगे पीछे कौन है? कोई नहीं। मैंने पूछ, पहले वाले ने कहना चाहा। साले चुप कर, मैंने तेरे से पूछा। ज़ुबान कम चलाया कर। वो फ़ौरन चुप कर गया। कौन है तेरे आगे पीछे? कोई नहीं, उसने जवाब दिया। फुटपाथ ही मेरा सब कुछ है। भीखू राम ने उसे फिर सिर से पाँव तक घूरा। कितना कमाता है दिन में? 50-70 हो ही जाते हैं। दफ़ा हो जा हराम की औलाद। 50-70 का धंधा मुंबई में जाकर कर। भीखू राम तीखे सर में कह उठा। खंडाला टूरिस्ट आते हैं, मोटा माल मिलता है। मेरा जो भी आदमी 150 से कम लाता है तो साले के जिस्म में मार मार कर भुस भर देता हूँ। भाग यहाँ से। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे लाने वाला क्या उठा। अभी बच्चा है उस्ताद, धीरे धीरे सब सीख जाएगा। मैं इसे धंधे के सारे गुर सिखा दूंगा। कम से कम इसे पाँव जमाने का तो मौका दो। तुम्हारी छत्र छाया में रहेगा तो ज़िंदगी बन जाएगी बेचारे की। भीखू राम अपनी कटी बाँह हिलाते हुए सीधा होकर बोला। समझा देगा इसे सब कुछ? भीखू राम की आवाज़ सख्त थी। हाँ उस्ताद, मैं सब देख लूँगा। यहाँ के सारे कायदे कानून समझा देना इस हरामी को। पक्का उस्ताद, वादा। बहुत हिमायती बन रहा है तू इसका। भीखू राम गुर्राया। वो चुप रहा। भीखू राम ने पुनः नए वाले को देखा। कान खोलकर सुन ले हरामी। भीखू राम गुर्राया। जो भी कमाई हो सीधे सीधे मेरे हवाले करनी है। अगर एक पैसा की भी हेरा फेरी की तो टांग टांग काट दूंगा। पहले भी 3 की टांग काट चुका हूँ। इससे कमाई और भी बढ़िया हो जाती है और अकल भी ठिकाने आ जाती है। मैं बहुत सच्चा इंसान हूँ, हेरा फेरी नहीं करता, उसने शांत स्वर में कहा। जा जा, दफ़ा हो जा। तुम लोगों को सच्चा मैं बनाता हूँ, वरना तुम सब तो मुझे भी बेच कर खा जाओ। तुम जैसे जानवरों को मैं इंसान बनाकर रखता हूँ, ले जैसे। भीखू राम ने पुराने वाले भिखारी से कहा। इसके तो मेकअप की भी ज़रूरत नहीं, जन्मजात से ही भिखारी लगता है। दोनों बाहर निकल गए। भीखू राम आराम करने वाले अंदाज में बेड पर लेट गया। वो नया भिखारी और कोई नहीं, अमित ही था, जिसकी तलाश में खंडाला में हलचल मची हुई थी। देवराज चौहान और मोना चौधरी जैसी शख्सियत एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा थी। रुस्तराव ने अमित का मेकअप गंदे बुरे मजदूर का किया था और वो मेकअप बिना नहाए नहीं उतरता था। इसी वजह से मजदूर के मेकअप में अमित अब बेहद गंदा, मैल की परतों में डूबा ऐसे रूप वाला बन चुका था कि इस बुरी हालत में कोई इसके पास बैठना तो दूर, बात करने को शायद राजी ना हो। ऐसे में कौन सोच सकता था कि वो भागीरथ मल्होत्रा जैसे अरबपति की औलाद है। अगला दृश्य। मोना चौधरी ने होंठ भींचकर हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर का रुख नीचे पड़े रुस्तराव की तरफ किया। नाल का निशाना सीधा रुस्तराव की छाती की तरफ था। सूरज सिंह ने फ़ौरन उसकी छाती से पांव उठा लिया। महाजन ने रुस्तराव की पिंडली छोड़ी और हाथ झाड़ते हुए खड़ा हो गया। भिजे दांतों और सुर्ख आंखों से रुस्तराव मोना चौधरी को देखने लगा। मोना चौधरी की कहर भरी निगाह रुस्तराव पर टिक चुकी थी। मारो साले को, सूरज सिंह गुर्राया। महाजन गंभीर निगाहों से मोना चौधरी को देख रहा था। एकाएक रुस्तराव मुस्कुराया।
बाप, अपन को लगेला है मजाक लंबा खिंचेला है। अपन तो देख रहा था कि इन दोनों में कितनी ताकत है। देखा, जास्ती दम वम नहीं है इनमें। मोना चौधरी के रंग ढंग में कोई फ़र्क नहीं आया। मैं तेरी नस नस से वाकिफ़ होती जा रही हूँ। मोना चौधरी ने शब्दों को चबा कर कहा। तेरी कोई बात मुझ पर असर नहीं करेगी। मेरी बात को समझ गया? समझेला बाप। रुस्तर राव पुनः मुस्कुराया। समझ गया कि अपन के रंग को तू खूबी से पकड़ेला है, पर अपन ने तो अभी पूरा रंग दिख नहीं दिखाएला। बाकी के रंग भी देख लूंगी। मोना चौधरी गुर्राई। अब की बात कर। क्या? रुस्तर आराम से नीचे लेटा हुआ था। यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेगा, बंगले में चल। आराम से बैठ के तेरे से बात करनी है, मोना चौधरी ने कठोर खा जाने वाले सर में कहा। अब तेरी कोई हरकत नहीं चलेगी। नहीं तो क्या होगा बाप? मोना चौधरी ने उसकी तरफ कर रखी रिवॉल्वर हिलाई। ट्रिगर दबा दूंगी। गोली छाती पर ही मारेला ना तू, पीठ में तो नहीं मारेला? रुस्सराव का स्वर कठोर हुआ। पीठ में भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोना चौधरी गुर्रा उठी। तुम ऐसा मत बोल बाप। रुस्सराव की आवाज़ बेहद सख्त हो गई। अपन पीठ में गोली खा ले तो थापर साहब अपन को ठोकर मार कर चला जाएगा। अपन का मुंह नहीं देखेला। सोचेगा अपन डरपोक निकला। भागते हुए पीठ पर गोली खाया और बरोबर हो गया। अपन बहादुर लोगों की तरह मरेला, छाती में गोली खाकर मरेला। नहीं तो थापर साहब ये भी सोचेला कि अपन किसी डरपोक टपोरी से झगड़ बैठा कि अपन ने पीठ मोड़ी और टपोरी ने अपन को पीठ पर गोली मारकर खलास कर दिया। मोना चौधरी के चेहरे पर गुस्सा नाच रहा था। मेरी बात मानेगा कि नहीं? मोना चौधरी के चेहरे पर मौत का स्याहपन छाने लगा। नहीं बाप, अपन बंगले में नहीं जाएगा। जो कदम आगे बढ़ेला वो पीछे नहीं करेला। चला गोली। महाजन के होंठों से गहरी सांस निकल गई। बेबी, इसका तो शहीद होने का प्रोग्राम पक्का है। मारो हरामी को, सूरज सिंह ने कड़वे सर में कहा। रुस्ता राव ने तीखी निगाहों से सूरज सिंह को देखा। गाली मत दे बाप, अपन फालतू की बात नहीं सुनेला। जुबान को मुंह में रखेला, समझा क्या? सूरज सिंह के होठों से घुर्राहट निकली। मैं तुम्हें शूट करने जा रही हूँ। मोना चौधरी का मौत से भरा सर रुस्ता राव के कानों में पड़ा। रुस्ता राव की गर्दन घूमी और सर्द निगाह मोना चौधरी के चेहरे पर जा टिकी। अपन से क्या ऑर्डर लेता है बाप? ट्रिगर दबा और इस सारे झंझट को खलास। बेबी। महाजन का तेज सर सबके कानों में पड़ा। वो देखो। मोना चौधरी और सूरज सिंह की नज़र फ़ौरन उस तरफ घूमी। लेटे लेटे उसका सिर भी उस तरफ घूमा। सिर्फ 100 गज का फासला रह गया था। देवराज चौहान, जगमोहन, सोनलाल, बाकेला, लठौर और सुजान सिंह हाथों में हथियारों को थामे, चेहरों पर खतरनाक भाव ओढ़े रफ्तार के साथ भागते आ रहे थे। फासला बहुत कम रह गया था। सुरक्षित जगह तलाश करके मोर्चा लेने का वक्त नहीं था। महाजन ने फ़ौरन जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। सूरज सिंह खाली हाथ था। उसकी रिवॉल्वर रुस्तर राव ने बंगले में ही गिरा दी थी। पहली मंजिल के कमरे की खिड़की पर गन थामे खड़े पारसनाथ की आंखें सिकुड़ती चली गईं ये सब देखकर। रुस्तर राव वाला मामला तो वो देख ही रहा था, परंतु उस मामले की उसे परवाह नहीं थी, क्योंकि मोना चौधरी और महाजन थे उसे संभालने के लिए। परंतु ये लोग। पारसनाथ ने कभी देवराज चौहान को देखा नहीं था, परंतु उसके सुने हुलिये के दम पर एक ही बार में पहचान गया कि सबसे आगे दौड़ने वाला जिसने गन थाम रखी है वो यकीनन देवराज चौहान ही है। पारसनाथ का सपाट खुरदुरा चेहरा कठोर होता चला गया। उसने गन सीधी की और एक ही बार में कई गोलियां चला दी, जो कि किसी को लगी नहीं। पारसनाथ की मंशा उन लोगों को रोकने और इस बात का एहसास कराने की थी कि वे लोग भीतर वाले के निशाने पर हैं, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। बेहद करीब पहुंच चुके वे लोग फायरिंग होते ही टिटक गए। अगला दृश्य। देवराज चौहान की गन का रुख सीधा मोना चौधरी की तरफ था। उसकी आंखों में मौत के सुर्ख शोले नाच रहे थे। भिजे होंठ, दरिंदगी भरा चेहरा। मोना चौधरी की हालत भी उससे जुदा नहीं थी। महाजन के चेहरे पर भी खतरनाक भाव नाचने लगे थे और सूरज सिंह बिना हथियार के ठागा सा खड़ा था। सबसे ज़्यादा हैरानी तो उसे सुजान सिंह को देखकर हो रही थी, जो देवराज चौहान का साथी बनकर उसके सामने खड़ा था। कई पल यूं ही मौत के आलम में गुजर गए। रुस्ता राव नीचे ही लेटा रहा। उसने उठने की चेष्टा नहीं की। वो नहीं चाहता था कि उन लोगों में गोलियां चले और वह खामा का बिना वजह की शिकार बन जाए। ये जुदा बात थी कि देवराज चौहान को वहाँ आया पाकर उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई थी। ओए छोरे, बाकेला लौटा ने ऊंचे और कठोर स्वर में कहा। थारे को अकल नहीं कि इतनी धूप में नीचे को मरा पड़ा हुए? खड़ा और हमारे पास आ। अपन आराम करेला बाप, तुम अपना झंझट निपटो। मारे को अच्छी तरह नजर आवे कि तू का आराम करो। बाकेला लौटा की खतरनाक नज़र मोना चौधरी, महाजन और सूरज सिंह पर गई। थारे को आराम कराने वालों को हम वट कर रख देंगे, ये मारे को अभी न जानो। तभी जगमोहन तरिंदी की भरे सर में कह उठा। मोना चौधरी, तेरे सिर्फ दो आदमी बंगले के भीतर हैं जो हम पर निशाना लगाए हुए हैं, लेकिन उन दो के दम पर तू बाजी नहीं जीत सकती। हम बाप। नीचे पड़ा रुस्ता राव ऊंचे सर में कह उठा। बंगले में दो नहीं एक है, एक को अपन ने खलास करेला है। हराम ज़्यादा। सूरज सिंह अपनी कौवे की चोंच जैसी नाक को मसल कर बड़बड़ा उठा। अच्छा यही होगा कि अंदर वाले को भी बाहर बुला लो, जगमोहन पुनः बोला।
मोना चौधरी की आंखों में मौत का तूफान नाच रहा था। वो एकटक देवराज चौहान को देखे जा रही थी। हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर का रुख देवराज चौहान की तरफ था और देवराज चौहान के हाथ में दबी गन ठीक मोना चौधरी की तरफ थी। बाकीलाल लठौर का ध्यान महाजन पर था। सूरज सिंह पर जगमोहन की पैनी निगाह थी। मेरे आदमी ने तुम लोगों को गन के इशारे निशाने पर ले रखा है। मोना चौधरी वैसी सर में गुर्राई। और अब उसी के दम पर मैं इस बाजी को जीत लूंगी। देवराज चौहान का चेहरा एकाएक बेहद भयानक उठा। किसी भूल में मत रहना मोना चौधरी। पहले कदम तूने बढ़ाए थे और अब तूने मजबूर कर दिया है कि मैं कदम बढ़ाऊं। और मेरे बड़े कदम तब तक वापस नहीं पलटते जब तक मैं अपने इरादे को पूरा ना कर लूं। मेरे शब्दों में कहाँ तक सच्चाई है यह भी सामने आने वाला है। सिर्फ एक गन के दम पर बाजी जीतने का ख्याल छोड़ दे। हम लोग यहाँ बाजी जीतने के लिए नहीं आए हैं, अपनी जान देने आए हैं। और जो जान देने आते हैं वे मरने से पहले सामने वाले की जान लेते हैं। पहले तुम लोग मरोगे फिर हम मरेंगे। वट के रख देंगे सबों को। बाकेला लटो खतरनाक स्वर में कह उठा। एकाएक वहाँ मौत सा सन्नाटा छा गया। जगमोहन और सोनलाल की निगाह रह रहकर बंगले की खिड़की की तरफ जा रही थी, जहाँ से पारसनाथ ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए फायरिंग की थी। पारसनाथ उन्हें शूट भी कर देता, परंतु ऐसा करने से मोना चौधरी, महाजन और सूरज सिंह को खतरा पैदा हो सकता था। चंद कोशिशों के बाद उन्हें खिड़की से गन की नाल, उस पर थमे हाथ और पारसनाथ का आधा झलकता चेहरा नजर आया, जो बाहरी हालात पर छिपकर नजर रखे हुए था। बहरहाल जो भी हो, ऐसी स्थिति में पारसनाथ का निशाना नहीं लिया जा सकता। और जब तक पारसनाथ ने खिड़की पर रहकर उन्हें गन के निशाने पर ले रखा था, पारसनाथ की वजह से ही अभी तक उनके कदम रुके हुए थे। उनकी हर हरकत पारसनाथ पर थी। सुजान सिंह था तो सतर्क, परंतु मनी मन भगवान से वो यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह इस वक्त ये लड़ाई टल जाए, क्योंकि सूरज सिंह सामने ही मौजूद सबके निशाने पर था। अगर कुछ शुरू हुआ तो सूरज सिंह के बचने की संभावना ना के बराबर थी। देवराज चौहान, मोना चौधरी भिचे दांतों से कठोर स्वर में कह उठी, फैसला तुम्हारे और मेरे बीच होना है। अगर हमने अपने मामले में अपने साथियों को भी घसीट दिया तो ज़्यादा खून खराब होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? देवराज चौहान के ओठों से गुर्राहट निकली। हार जीत का फैसला हम ही करें, मोना चौधरी ने पूर्वत लहजे में कहा। कैसे? बिना हथियार के, मैदान में आमने सामने खड़े होकर। देवराज चौहान दांत पीछे मोना चौधरी को देखे जा रहा था। मोना चौधरी के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान की निगाह बंगले की खिड़की की तरफ गई, फिर मोना चौधरी पर आ टिकी। हम यहाँ पर जीने की आशा नहीं लेकर आए, और इस लड़ाई के बाद ना ही मुझे अपनी या अपने साथियों की मौत का कोई अफसोस होगा। जंग के मैदान में हार जीत देखी जाती है, लाशें नहीं गिनी जाती। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर वहशी स्वर में कहा। मेरी जगह पर कब्जा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन तुमने दो दो हाथ करने के लिए मुझे मैदान में ललकारा है, तो मैं इनकार नहीं करूँगा। तेरी जान लेने से पहले मैं तेरी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा। अपने आदमी से कहो गन के साथ बंगले से बाहर आ जाए। क्यों? मैं नहीं चाहता जब वो तुम्हें मरता देखे तो वो गन का इस्तेमाल हम पर कर दे। देवराज चौहान ने बेचे होठों के साथ दरिंदगी से कहा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। एकाएक मोना चौधरी पलटी और बंगले की खिड़की की तरफ देखकर ऊंचे स्वर में बोली, पारसनाथ, गन के साथ बाहर आ जाओ। मोना चौधरी की इस आवाज़ के साथ खिड़की के पर पारसनाथ पूरा नजर आया। मोना चौधरी ने हाथ के इशारे से उसे आने को कहा। अगले ही पल पारसनाथ का खिड़की पर नजर आना बंद हो गया। मोना चौधरी की नज़रें पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। अपने आदमियों से कहो कि रिवॉल्वर ने दूर फेंक दें, मोना चौधरी ने दांत बीच कर कहा। देवराज चौहान की सहमति में सिर हिलाने पर जगमोहन, सोनलाल, बाकेलाल लठौर और सुजान सिंह ने हाथों में दबी रिवॉल्वरों को कुछ दूर फेंक दिया। महाजन ने भी रिवॉल्वर दूर फेंक दी। अब देवराज चौहान के हाथ में गन और मोना चौधरी के हाथ में रिवॉल्वर थी, और दोनों की नालों का रुख एक दूसरे की तरफ था। दोनों बेहद सतर्क थे। तभी पारसनाथ बंगले से निकला और धीरे धीरे चलता हुआ पास आ पहुंचा। उसके खुरदरे चेहरे पर कठोरता के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। वो मामला समझने की चेष्टा कर रहा था। गन का रुख देवराज चौहान और उसके साथियों की तरफ था। पारसनाथ, मोना चौधरी के होठों से दरिंदगी भरा स्वर निकला। अब हार जीत का फैसला मेरे और देवराज चौहान के बीच होगा, कोई तीसरा बीच में नहीं आएगा। पारसनाथ के होंठ पिच गए। गन दूर फेंक दो, मोना चौधरी के भिचे स्वर में आदेश के भाव थे। पारसनाथ ने एक एक करके देवराज चौहान ने सबको देखा, फिर गन को दूर फेंक दिया। मौत की जानलेवा खामोशी वहाँ गहरी होती जा रही थी। अब क्या होगा? सबके जहन में सिर्फ यही एक बात बार बार नाचे जा रही थी। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने चुनौती और खतरनाक निगाहों से एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ ही दोनों ने अपनी गन और रिवॉल्वर दूर फेंक दी। ऐसा होते ही सबके कदम पीछे हटते चले गए। नीचे पड़ा रुस्तरा उठकर खड़ा हो गया। वट के रख दवांगे अब सबनू, पीछे हटता बाकेलाल लठौर दरिंदी के भरे सर में बड़बड़ा उठा। अब मज़ा आएला बाप, ये मजाक नहीं होएला। बड़बड़ाने के साथ ही रुस्तरा दूर हट गया। देवराज चौहान और मोना चौधरी ने खूंखार वहशी जानवरों की तरह एक दूसरे को देखा। देवराज चौहान, तुम धोखाधड़ी के खेल में तो जीत नहीं सके,
कालूराम को आगे करके तुम मेरी जान लेने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ अब तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। अपनी मौत को कोई नहीं देख सकता मोना चौधरी। सिर्फ इस बात का एहसास ही हो पाता है कि वो मरने जा रहा है। उसका खेल खत्म हो गया है। अब इस बात का जवाब तो वक्त ही बताएगा कि किसका खेल खत्म हुआ है। मौत से भरे सर में कहते हुए मोना चौधरी ने बेहद खतरनाक अंदाज में देवराज चौहान पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान पूरी तरह सतर्क था। वो दांत भींचकर जरा सा पीछे हुआ और आती मोना चौधरी के गाल पर लोहे समान घूंसा मारा। मोना चौधरी का शरीर हवा में ही टेढ़ा हुआ और नीचे जा गिरा। इसके साथ ही वह बल खाती नागिन की तरह घूमी और उछलकर खड़ी हो गई। जबरदस्त घूसा लगने की वजह से गाल भीतर से फट गया था। होठों के कोनों से खून की पतली सी रेखा निकलती नजर आने लगी थी। मोना चौधरी के दांत भिज चुके थे। वो कहर की पुतली नजर आने लगी थी। देवराज चौहान इस वक्त मौत का देवता लग रहा था। दोनों जानते थे कि उनकी जरा सी लापरवाही उनकी जिंदगी ले सकती थी। मोना चौधरी के होठों से कानों को झिझोड़ देने वाली गुर्राहट निकली और इसके साथ ही वो जैसे सब कुछ जला देने वाले अंदाज में देवराज चौहान पर झपटी। देवराज चौहान चेहरे पर मौत समेटे उसी तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा। इससे पहले कि मोना चौधरी पास पहुंचकर अपने वार को कामयाब बना पाती, अपना सोचा पूरा कर पाती, देवराज चौहान ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे रोका और कंधे से उसकी दोनों बाहों को पकड़कर तीव्रता से एक तरफ झटका दिया। मोना चौधरी कई कदम दूर जमीन पर लुढ़कती चली गई। गिरने के साथ ही वह उछली और खड़ी होते ही कहर बरसाती निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगी। देवराज चौहान का क्रूरता भरा चेहरा इस वक्त देखने लायक था। जगमोहन ने शायद ही कभी देवराज चौहान को इस भयानक रूप में देखा होगा। वट के रख दवांगिन सबनू। बाकेला लौठौर के चेहरे पर दरिंदगी के भरे भाव नाच रहे थे। महाजन के होठ कसकर भिज चुके थे। पारसनाथ के जबड़ों में ढेर सारा कसाव आ गया था। सूरज सिंह मनी मन इस बात पर निश्चिंत था कि इन दोनों में कोई भी जीते हारे उस पर कोई आँच नहीं आने वाली, क्योंकि अब यह मामला देवराज चौहान और मोना चौधरी का ज़ाती मामला बन चुका था। रुस्ता राव सोहनलाल के पास खिसका। तेरा क्या ख्याल है बाप, कौन मरेला? अपन को तो बहुत मजा आएला है। रुस्ता राव मुस्कुराया। सोहनलाल ने रुस्ता राव को घूरा, फिर सामने देखने लगा। मोना चौधरी ने क्रूरता से दांत पीसे और सर्द अंदाज में देवराज चौहान की तरफ बढ़ने लगी। एक बार फिर मौत के आलम क्रूर पल गहरे होने लगे। देवराज चौहान अपनी जगह अडिग खड़ा चेहरे पर मौत समेटे उसे आगे बढ़ते देखे जा रहा था। पास पहुंचते ही मोना चौधरी ने घूंसा मारने के अंदाज में हाथ उठाया। देवराज चौहान ने उसके घूंसे से बचने के साथ ही जवाब देना चाहा, लेकिन उसी पल मोना चौधरी ने अपना पैंतरा बदला और जोरदार ठोकर देवराज चौहान के पेट में मारी। देवराज चौहान को लगा जैसे वो ठोकर इसके पेट के भीतर तक धंस गई हो। वो पेट पर हाथ रखकर पीड़ा भरे अंदाज में नीचे झुका कि उसी क्षण मोना चौधरी ने घूंसे का तीव्र प्रहार उसके चेहरे पर किया। देवराज चौहान पीठ के बल लुढ़क कर नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वो संभल पाता, मोना चौधरी ने छलांग लगाई और देवराज चौहान के ऊपर बिस्ती चली गई और इस बात की पूरी कोशिश की कि देवराज चौहान को पूरी तरह जकड़ ले। ऐसा लग रहा था जैसे दो शेर एक दूसरे की बोटी बोटी करके खुद को जंगल का राजा साबित कर देना चाहते हों। ऐसा खतरनाक माहौल था इस वक्त। देवराज चौहान के होंठों से गुर्राहट निकली। मोना चौधरी दांत किटकिटा उठी। तुम बच नहीं सकते देवराज चौहान। मैं भी वही देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी जान लेने के लिए कौन सा नया वार करती हो। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा और ऊपर बिछी मोना चौधरी की टांगों के नीचे से टांगें हटाईं और मोना चौधरी की टांगों में अपनी टांगें फंसाते हुए खास अंदाज में झटका दिया। मोना चौधरी के शरीर में पीड़ा की तीव्र लहरें उठी। वो पलटनी खाकर देवराज चौहान के ऊपर से नीचे गिरती चली गई। लेटे ही लेटे देवराज चौहान घूमा और जोरदार ठोकर मोना चौधरी की कमर पर मारी। मोना चौधरी के होंठों से चीख निकली और वो लुढ़कियाँ लुढ़कियाँ लेती चली गई, लेकिन बिना किसी देरी के रबड़ की गुड़िया की तरह उछलकर खड़ी हो गई। देवराज चौहान भी खड़ा हो गया था। मोना चौधरी का चेहरा खूंखारता से भरा हुआ था। धूप में तपते पसीने से भरे उनके चेहरे लाली में डूबे भयंकर लग रहे थे। अपनी ईश्वर आंखों में वो सिर्फ सामने वाले की मौत ही देख रहे थे। उसकी तड़पती लाश की कल्पना थी उनके जहन में। इसके अलावा उनके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं था। एकाएक तूफान फिर उछला। इधर देवराज चौहान, उधर मोना चौधरी एक दूसरे पर भूखों की भांति झपटे, ऐसे जैसे दो वहशी एक दूसरे का खून पी जाना चाहते हों। दोनों वेग के साथ टकराए। टकराने से अजीब सी खतरनाक सी आवाज़ उभरी। दोनों एक दूसरे से ऐसे उलझ गए जैसे कांटेदार तारे आपस में उलझ जाती हैं। उसी पल मोना चौधरी ने सिर की ज़बरदस्त चोट देवराज चौहान के चेहरे पर की। देवराज चौहान का चेहरा झंझना उठा। इससे पहले कि वो संभल पाता, मोना चौधरी ने दांत किटकिटाकर अपना घुटना देवराज चौहान की टांगों के बीच मारा। अचानक हुए वार से देवराज चौहान संभल न सका। उसके होंठों से चीख निकली और दोनों हाथ टांगों पर रखे पीछे हटता चला गया। सारा चेहरा पीड़ा से भर उठा था। यह देखकर जगमोहन के चेहरे पर जलजले के भाव उभरे। उसके चेहरे के भावों से लग रहा था कि वह किसी भी वक्त आपे से बाहर हो सकता है।
पास खड़े बाके लाल लौटान ने उसके चेहरे के भावों को समझा तो फौरन उसकी कलाई पकड़कर दबाई। ओए, होश विच रह, बेखदार है। अब हम अभी जिंदा है, सबको वट कर रख देंगे। बाके लाल लौटान के चेहरे पर दरिंदगी मचल रही थी। महाजन की निगाह जगमोहन और बाके लाल लौटा पर टिक चुकी थी। दूर होने की वजह से उनके शब्द तो सुन नहीं सका, फिर भी उनका भाव समझ गया। होंठ भींचकर महाजन ने चेहरे पर बहते पसीने को बाहर से साफ किया और पेट में फंसी बोतल निकालकर घूंट भरा। टांगों पर हाथ रखे पीड़ा पर काबू पाते थोड़ा सा झुका देवराज चौहान स्वर्ग आंखों से मोना चौधरी को घूर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि मोना चौधरी अगली हरकत करने जा रही है। उसी पल देवराज चौहान टांगों पर हाथ रखे थोड़ा झुका, सिर झुकाए गोली की रफ्तार से मोना चौधरी की तरफ भागता चला गया। मोना चौधरी देवराज चौहान के वार को समझी, लेकिन संभलने का वक्त मौका नहीं मिला। देवराज चौहान का सिर सीधा मोना चौधरी के पेट से टकराया और देवराज चौहान उसी तरह भागता चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सांड अपने शिकार को सींगों में फंसाए भागा जा रहा हो। एकाएक देवराज चौहान रुका। देवराज चौहान के रुकते ही मोना चौधरी नीचे गिरी। गिरते ही उसने उठना चाहा तो एक के बाद एक उसने दो तीन ठोकरें मोना चौधरी की कमर पर मारी। मोना चौधरी के होठों से चीख निकली। अगले ही पल देवराज चौहान ने मोना चौधरी की कमीज का कॉलर पकड़कर तीव्र झटका देकर उसे सीधा खड़ा किया और उसके चेहरे पर घूंसे जमाता चला गया। वारों की फुर्ती इतनी तेज थी कि मोना चौधरी को चीखने का भी मौका नहीं मिल पाया। अपने चेहरों का सत्यानाश करावे, बाकेला लौटा कड़वे सर में बड़बड़ा उठा और फिर आखिरी घूसा देवराज चौहान ने मोना चौधरी के पेट में मारा। मोना चौधरी के होठों से तीव्र कराह निकली, वो नीचे जा गिरी। देवराज चौहान गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसकी खूनी निगाह मोना चौधरी पर थी। मौत से भरा हुआ था वह सिर से पाँव तक। महाजन की क्रूर निगाह पारसनाथ से मिली। पारसनाथ का खुरदरा चेहरा बेहद भयानक हो रहा था। आंखों से जैसे चिंगारियां निकल रही थीं। खुद पर काबू पाते हुए पारसनाथ ने महाजन पर से निगाहें हटा ली। महाजन ने छिपी निगाह से अपने रिवॉल्वर को देखा, जो 10 कदम की दूरी पर थी। नीचे पड़ी मोना चौधरी अब तक अपनी सांसें संयंत्र कर चुकी थी, अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पा चुकी थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो वो खून से सना नजर आया। देवराज चौहान के घूंसों की वजह से चेहरा कई जगहों से कट फट गया था। आधे खून सने चेहरे पर मिट्टी चिपकी नजर आ रही थी, जिसकी वजह से वह दरिंदों जैसी लगने लगी थी। दांतों में फंसा खून स्पष्ट नजर आ रहा था। दांत सुर्ख नजर आने लगे थे। देवराज चौहान की मौत भरी निगाह मोना चौधरी पर थी। मोना चौधरी देवराज चौहान को घूरती धीमे धीमे उठ खड़ी हुई। इसका तो थोबड़ा ही बदलेला है बाप, रुस्सा राव ऊंचे सर में क्या उठा। मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली। जुबान बंद रख, महाजन गुर्राया, वरना बहुत कुछ हो जाएगा। रुस्ता राव ने महाजन को देखा और मुस्कुराकर रह गया। मोना चौधरी का शरीर पुनः तनाव से भरने लगा और जो भाव चेहरे पर उभरे वो पहले नहीं उभरे थे। खून सने चेहरे के कारण वो वैसे ही भयानक लग रही थी। एकाएक उसने दोनों बाहें खोली और कराटे के अंदाज में देवराज चौहान की तरफ बढ़ने लगी। देवराज चौहान की आंखों में खतरनाक भाव मचले। दांत भींचे वह सतर्क सा नजर आने लगा। उसकी भी दोनों बाहें कराटे के वार के अंदाज में खुल गईं। सबकी नज़रें दोनों की बाहों पर टिक गई। करीब पहुंचते ही मोना चौधरी ने अपना दायां हाथ वार के ढंग से ऊपर उठाया। देवराज चौहान ने अपनी बाह आगे करके आते वार को रोकना चाहा, परंतु मोना चौधरी ने अपना वार पहले ही रोक लिया था और कराटे का ही दाव इस्तेमाल करते हुए उछली और अपनी ठोकर देवराज चौहान के घुटने पर मारी। देवराज चौहान की पूरी टांग पीड़ा से झंझना उठी। उसी पल मोना चौधरी के पांव जमीन पर लगे और हाथ से कराटे का वार देवराज चौहान की गर्दन पर किया, लेकिन उसी पल देवराज चौहान ने अपनी गर्दन को एक तरफ कर लिया। मोना चौधरी का वार तीव्रता के साथ उसके कंधे पर पड़ा। दर्द के कारण देवराज चौहान को अपना कंधा टूटता सा महसूस हुआ। अगर ये वार उसकी गर्दन पर पड़ गया होता तो यकीनन उसकी गर्दन की हड्डी टूट जानी थी। अभी देवराज चौहान वार की इस पीड़ा से बाहर नहीं निकला था कि मोना चौधरी पुनः उछली और कराटे के वार के अंदाज में उसकी ठोकर पुनः उसी घुटने पर पड़ी। देवराज चौहान ने बचने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। दर्द हो रहे घुटने पर दोबारा वार होते ही देवराज चौहान के होठों से पीड़ा भरी चीख निकली। वह जमीन पर लुढ़कता चला गया। मोना चौधरी पुनः उछली और हवा में लहराता उसका शरीर देवराज चौहान के कंधों पर जाकर रुका। मोना चौधरी के दोनों पांव देवराज चौहान के कंधे पर जा गिरे। नीचे पड़े देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। पलक झपकते वो सारी पीड़ा को भूल गया। क्षण भर में ही वह जान गया कि मोना चौधरी जूडो कराटे का ऐसा वार करने जा रही है कि उसके दोनों कंधे उखड़ जाने थे, दोनों बाहें बेकार हो जानी थी। वक्त नहीं था। देवराज चौहान ने उसी क्षण अपनी दोनों टांगें उठाई और वेग से आती मोना चौधरी के कूलों पर मारी। मोना चौधरी के शरीर को तीव्र झटका लगा और वो छलकर आगे जा गिरी। दर्द कर रहे शरीर की परवाह न करते हुए देवराज चौहान तुरंत खड़ा हो गया। अगर समय रहते वह चौकन्ना न हुआ होता
तो अब तक अपने खतरनाक वार से मोना चौधरी ने उसके कंधे उखाड़ दिए होते। देवराज चांद के चेहरे पर दरिंदगी फिर से उभर आई। उधर मोना चौधरी गिरते ही संभली और देवराज चांद पर झपट पड़ी। देवराज चांद ने फौरन दोनों बाहें खोल दी। मोना चौधरी सीधा देवराज चांद की छाती से टकराई। इससे पहले वो संभल पाती, देवराज चांद ने उसे दोनों बाहों में कसकर भींच लिया। मोना चौधरी ने देवराज चांद की बाहों के बंधनों से बचना चाहा, लेकिन देवराज चांद उसे भींचता चला गया। देवराज चांद के बाहों के बंधन से निकलने के लिए मोना चौधरी तड़पी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देवराज चांद की बाहों का दबाव बढ़ता जा रहा था। यो सीन देखकर तो मारे को गुरदासपुर की याद आयो, जहाँ पर मारी वो रहे थे। मन ने बहुत कोशिश कर लियो, पर हम उसको इस तरह न पकड़ पायो। बाकेला लौटा कड़वी मुस्कान के साथ क्या उठा। जो भी होवे, मारे को तो ये देखकर मजा आ गयो। थारे को आयो कि नहीं, कहते हुए उसने करीब खड़े जगमोहन की बाहें लाई। देवराज चांद की बाहों के दबाव के कारण मोना चौधरी का शरीर भिसता चला जा रहा था। सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगी थी। उसकी दोनों बाहें भी उसके शरीर के साथ सटी हुई थीं, इसलिए बाहों के घेरे से बचने के लिए वो अपनी बाहों का इस्तेमाल न कर पा रही थी। अपनी टांगें चलाकर उसने बाहों की गिरफ्त ढीली करने की कोशिश की, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मोना चौधरी को अपना दम पहले से ज़्यादा घुटता महसूस होने लगा। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत की काली परछाइयाँ नाचती स्पष्ट नजर आ रही थीं। पारसनाथ की मुट्ठियाँ भिज गई। वो जान चुका था कि देवराज चौहान ने बहुत ही खतरनाक वार से मोना चौधरी को घेर लिया है। महाजन का भी यही हाल था। सूरज सिंह के होंठ भिजे मौत का ये खेल देखे जा रहा था। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई और शांत भाव से यह सब देखते हुए कश लेने लगा। चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। देवराज चौहान अपनी बाहों के घेरे का दबाव बढ़ाता जा रहा था। इस कोशिश में देवराज चौहान की पूरी ताकत लग गई थी। लगातार मेहनत करने से उसका चेहरा लाल सुर्ख हो उठा था। मोना चौधरी का हाल भी बुरा हो रहा था। देवराज चौहान की बाहों के घेरे का दबाव ज्यों ज्यों बढ़ता जा रहा था, मोना चौधरी को सांस लेने में उतनी ही तकलीफ हो रही थी, और अब तो उसकी सांसों में रुकावट आने लगी थी। हर पल जैसे सांस लेने की रफ्तार धीमी होती जा रही थी। दम घुटने के कारण चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। आंखें भी कुछ फैली फैली सी महसूस होने लगी थी। वो खुद को बाहों के घेरे से छुड़ाने का भरसक प्रयत्न कर रही थी। देवराज चौहान जान चुका था कि चंद ही पलों का खेल रह गया था। अब देवराज चौहान ने अपने खास दाव का इस्तेमाल करना था कि मोना चौधरी की पीठ की हड्डी टूट जानी थी। और तब जब देवराज चौहान अपने उस खास दाव को इस्तेमाल करने की तैयारी पर था, कि तभी मोना चौधरी की छूटने की हरकत कामयाब साबित हो गई। छूटने की कोशिश में तड़पती बाहों में बिछी देवराज चौहान के सीने से चिपकी मोना चौधरी ने मौका मिलते ही अपने सिर की भरपूर चोट देवराज चौहान के चेहरे पर की। मोना चौधरी का सिर किसी लोहे के गोले की तरह देवराज चौहान की नाक पर पड़ा। देवराज चौहान का सिर बुरी तरह झंझना उठा। आंखों के आगे दो पलों के लिए गहरा अंधेरा छा गया। नाक में पीड़ा इस कदर उठी कि लगा जैसे किसी ने भरी पूरी ईंट उठाकर वेग के साथ नाक पर दे मारी हो। नाक से खून निकलकर होंठों, दांतों और थोड़ी को रंगता हुआ बूंद बूंद नीचे गिरने लगा। मोना चौधरी के गिर्द लिपटी उसकी मौत भरी बाहों की गिरफ्त खुद ब खुद ही ढीली पड़ती चली गई। दोनों हाथ अपने चेहरे पर जा टिके। बाहों के बंधनों से आज़ाद होते ही मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली। उसने सिर की दूसरी चोट देवराज चौहान की छाती पर मारी। देवराज चौहान लड़खड़ा कर पीछे हुआ। संभलने की चेष्टा की, परंतु संभल नहीं सका और नीचे गिरता चला गया। मोना चौधरी वहीं खड़ी हाफने के अंदाज में गहरी गहरी सांसें लेने लगी। देवराज चौहान ने बाहों के घेरे में उसे इस तरह मौत भरे अंदाज में भींचा था कि उसे अपनी जान निकलती सी महसूस हो रही थी। वो जानती थी कि आधा मिनट और बीत जाता तो यकीनन उसका दम घुट जाना था। देवराज चौहान की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। सिर का झंझनाना तो बंद हो गया था, लेकिन नाक का दर्द बढ़ गया था, जिसकी वजह से चेहरा दर्द में डूबा तड़पता महसूस हो रहा था। नाक से खून बहने की रफ्तार पहले से कुछ कम हो गई थी, परंतु फिर भी यदाकदा बूंदें टपक ही रही थीं। हाथों को नाक पर रखने की वजह से दोनों हाथ खून से सन गए थे। मोना चौधरी खुद पर काफ़ी हद तक काबू पा चुकी थी। देवराज चौहान इस बात की पूरी कोशिश कर रहा था कि मुकाबले पर खड़ा होने के लिए खुद को फौरन तैयार कर सके, परंतु नाक से उठने वाले दर्द ने उसे बुरी तरह बेहाल कर रखा था। अपने पर काबू पाने के लिए के बाद मोना चौधरी की वहशी निगाह पुनः देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान अभी तक नीचे ही गिरा पड़ा था। मोना चौधरी को अपनी तरफ बढ़ते पाकर उसने जल्दी से उठना चाहा। चेहरा खून से रंगा पड़ा था, परंतु अब तो जैसे मोना चौधरी उसे किसी तरह का मौका देने को तैयार ही नहीं थी। उसके होंठों से गुर्राहट निकली और खूंखार बिल्ली की भांति उस पर छलांग लगा दी। देवराज चौहान के पास इतना वक्त नहीं था कि संभल पाता, और नाक की तीव्र पीड़ा उसे फुर्ती के साथ हरकत में आड़े आने में अड़चन डाल रही थी। ऊपर गिरते ही मोना चौधरी ने देवराज चौहान को पूरी तरह नीचे दबा लिया। देवराज चौहान ने खून से रंगे हाथ कंधों के करीब उसकी बाहों पर टिकाए, ताकि उसे झटका देकर अपने ऊपर से हटा सके।
परंतु मोना चौधरी ने देवराज चौहान को कुछ कर गुजरने का मौका ही नहीं दिया। मोना चौधरी के होठों से जंगली बिल्ली की तरह गुर्राहट निकली और अपने दोनों हाथ देवराज चौहान की गर्दन पर टिका दिए। अगले ही पल वह हाथों का दबाव बढ़ाने लगी। देवराज चौहान ने बाहों से पकड़कर उसे नीचे गिराना चाहा, लेकिन मोना चौधरी के हाथों के पंजे तो जंगली बिल्ली के पंजों की तरह जैसे देवराज चौहान की गर्दन में धंस चुके थे। पूरा जोर लगा लेने के बाद भी देवराज चौहान ना तो मोना चौधरी को अपने ऊपर से हटा सका और ना ही अपनी गर्दन पर जमे उसके हाथों की गिरफ्त को ढीला कर सका था हटा सका। मोना चौधरी तेजी के साथ अपने हाथों का दबाव देवराज चौहान की गर्दन पर बढ़ाती जा रही थी। क्रूरता की मूर्ति लग रही थी मोना चौधरी इस वक्त। भिजे दांत, खौफनाक चेहरा, दरिंदगी की पुतली जो मौत को अपनी मुट्ठी में बींच कर महान बन जाना चाहती हो। देवराज चौहान को अपना दम घुटता सा महसूस होने लगा। नाक से उठने वाले दर्द की वजह से वह खुद को पूरी तरह संभालने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। नाक से बहने वाले खून से मोना चौधरी के हाथ भी रंग गए थे। घुटती सांसों के दौरान देवराज चौहान के हाथ मोना चौधरी की बाहों से हटकर अपने गले पर टिके मोना चौधरी के हाथों पर आ गए थे। वो अपने गले पर टिके मोना चौधरी के हाथों को हटाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, लेकिन मोना चौधरी के दोनों हाथ तो बिल्ली के उन पंजों की भांति हो चुके थे जिसके नाखून भीतर तक धंस गए हों। वो कैसे हटते? मोना चौधरी ने अपने शरीर को झटका दिया तो हाथों का दबाव और बढ़ गया। घुटती सांसों के बीच देवराज चौहान तड़पा। मोना चौधरी के हाथों को गले से हटाने के लिए एक बार पुनः जोर लगा दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोना चौधरी के हाथ मौत का शिकंजा बनकर उसे मौत के दरवाजे तक घसीट कर ले गए थे। देवराज चौहान की आंखों के सामने मौत का चेहरा चमका, लेकिन मौत के चेहरे का आकार प्रकार वो नहीं समझ पाया। आंखों के सामने रह रहकर गहरा अंधेरा उभर रहा था। देवराज चौहान को महसूस हो गया कि ये मौत का ही अंधेरा है जो उसके बेहद करीब आकर उसे घेरने जा रही है, और वह किसी तरह भी मौत से पीछा छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा। घुट रही सांसों के बीच फटती आंखों से उसने मोना चौधरी का चेहरा देखा। जहन में बार बार अंधेरा छाने की वजह से वो मोना चौधरी का चेहरा भी ठीक तरह से नहीं देख पाया, और फिर मौत से बचने के लिए जिंदगी ने आखिरी कोशिश की। देवराज चौहान ने दोनों दोनों हाथों को जोड़कर घूंसों के रूप में बांधा और पूरी ताकत के साथ अपने ऊपर झुके मोना चौधरी के चेहरे पर दे मारा। अगले ही पल मोना चौधरी के होठों से बेहद तीव्र चीख निकली। उसके जिस्म को झटका लगा और वो लड़क कर देवराज चौहान के ऊपर से हटकर नीचे गिरती चली गई। देवराज चौहान के चलाए अंधे घूसे का वार मोना चौधरी की आंख और कनपटी बचा पड़ा था। आंख की पीड़ा की वजह से चीख निकली थी, वो तड़प उठी थी, और कनपटी पर घूसे का जो जोर पड़ा था उसकी वजह से मोना चौधरी को अपना दिमाग बेहोशी में डूबता सा महसूस हो रहा था, जबकि वो होश में थी और अपने मस्तिष्क को पूरी तरह होश में लाने की चेष्टा कर रही थी। इस कोशिश में ज़मीन पर पड़ा मोना चौधरी का शरीर बेहद मध्यम गति से हिल रहा था। देवराज चौहान की हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो मरते मरते बचा था। दम घुटने की वजह से वह शिथिल पड़ा था। नाक से बहता खून थम चुका था, परंतु चेहरा पूरी तरह रंगा पड़ा था। वो बेहद धीमे धीमे सांसें लेता हुआ अपनी मुनासिब सांसों को वापस लाने का प्रयत्न कर रहा था। उसकी दोनों टांगें और दोनों बाहें जैसे चारों दिशाओं में फैली सी महसूस हो रही थी। अर्धबेहोशी में होने के बावजूद भी उसका मस्तिष्क पूरी तरह सक्रिय था। देवराज चौहान नहीं जानता था कि मोना चौधरी की क्या पोजीशन है, परंतु यह अंदेशा बार बार उसके मस्तिष्क से टकरा रहा था कि मोना चौधरी कभी भी उसकी जान लेने के लिए उस पर हमला कर सकती है, और वह मुकाबले की स्थिति में नहीं था। अब धीरे धीरे उसकी मध्यम सांसों में तेज़ी आती जा रही थी। सांसों ने अब सामान्य सीमा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। उधर मोना चौधरी भी जल्दी से अपनी हालत को ठीक करने का प्रयत्न कर रही थी। आँख में होने वाले दर्द में कमी आ गई थी। आँखों के आगे रह रहकर छाने वाला अंधेरा भी छटने लगा था। कनपटी में होने वाला दर्द अब टीसों में बदल गया था। बहुत तेज़ी के साथ मोना चौधरी ने अपनी हालत पर काबू पाया और ख़ुद को इस काबिल कर लिया कि खड़ी हो सके। मोना चौधरी कठिनता से खड़ी हुई, परंतु उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। पीड़ा, दर्द और खून से भरा चेहरा, बेदम सी हो रही टांगें, उखड़ी सांसें, टूटा फूटा सा दमखम। वो चेहरे पर मौत समेटे लड़खड़ाने के से अंदाज में देवराज चौहान की तरफ बढ़ी। देवराज चौहान की सांसें काफ़ी हद तक संयत हो चुकी थीं, परंतु शरीर की जान निकली निकली सी महसूस हो रही थी। नाक के दर्द के साथ साथ गले पर जहाँ मोना चौधरी के हाथों का दबाव बढ़ा था, गले में वहाँ दर्द और बोझ सा महसूस हो रहा था। दम घुटने की वजह से उसकी लाल सुर्ख हो चुकी आंखें बहुत हद तक सामान्य हो गई थीं। मोना चौधरी को अपनी तरफ बढ़ते देखकर देवराज चौहान को भारी तौर पर पुनः खतरे का एहसास हुआ। उसने जल्दी से खड़ा हो जाना चाहा, परंतु टूट रहे शरीर ने उस फुर्ती का साथ नहीं दिया जो देवराज चौहान ने इस्तेमाल की थी। मोना चौधरी उसके सिर पर जा पहुंची थी। दोनों की दरिंदगी भरी आंखें टकराईं। मोना चौधरी के होठों पर मौत से भरी विशाली मुस्कान छा गई। अब तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया देवराज चौहान। मोना चौधरी की आवाज़ में वहशीपन था, परंतु चेहरे पर थकावट थी। पहले जैसा जोश नहीं था।
इस लड़ाई ने उसे थका डाला था। अब मेरा आखिरी वार तेरी दास्तान खत्म कर देगा। देवराज चांद ने तुरंत खुद को पूरी तरह संभाला। ये वक्त लगाम ढीली छोड़ने का नहीं था। इससे पहले कि मोना चौधरी कुछ करती, तभी देवराज चांद की टांग चली और मोना चौधरी की टांगों में जा फंसी। देवराज चांद ने अपनी टांग को खास अंदाज में झटका दिया। मोना चौधरी लड़खड़ा कर नीचे जा गिरी। इस वक्त दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी हारना पसंद नहीं कर रहा था। हार का मतलब था मौत, और बेमौत मरना किसी को भी पसंद नहीं था। दोनों एक साथ ही खड़े हुए, गहरी गहरी सांसें लेते, हाफने के अंदाज में एक दूसरे को देखते। अब हालात ये थे कि अगर किसी एक का सही वार दूसरे पर हो जाए तो दूसरे का बचना संभव नहीं था। इस हद तक दोनों बेदम हो रहे थे। दोनों पुनः थकी टांगों से मौत भरे अंदाज में एक दूसरे की तरफ बढ़े। एक कदम, दो कदम, तभी वहाँ खतरनाक ठहाका गूंजा। दोनों के कदम टिटके, नजरें घूमी, अन्य सबकी गर्दनें भी ठहाके की तरफ घूमी। 20-20 कदमों के फासले पर कालू राम कमर पर हाथ रखे हंस रहा था। उसके घोड़े जैसे बड़े दांत चमक रहे थे। अगला दृश्य। पारसनाथ सूरज सिंह, जगमोहन सोहनलाल ने पहले कालूराम को नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में सुना था। इसी वजह से एक ही नज़र में वे कालूराम को पहचान गए। कालूराम को वहाँ देखकर मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी, जबकि देवराज चौहान मनी मन चौंका। कालूराम जिस तरह उसके खिलाफ झूठ बोलकर मोना चौधरी को भड़का गया था, उसके बाद तो देवराज चौहान ने सोचा भी नहीं था कि कालूराम सामने आएगा। आएगा तो कम से कम इतनी जल्दी नहीं, लेकिन वो ऐसे नाजुक क्षणों में सामने आ गया था कि उसके बारे में ठीक से सोचा भी नहीं जा रहा था। मोना चौधरी कालूराम को देखते सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि ये देवराज चौहान की तरफ से यहाँ आया है। अगर ऐसा है तो फिर इससे बच पाना कठिन था। हंसते हुए कालूराम ने दोनों हाथों से ताली बजाई। उसकी ताली की आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी भैंस की पीठ को ज़ोर ज़ोर से थपथपाया जा रहा हो। वाह, ये सब देखकर तो मज़ा आ गया, कहते हुए कालूराम कुछ कदम आगे बढ़ाया। कैसा है तू हीरो? अपना नहीं तो कम से कम मेरा हाल तो पूछ ले। यही पूछ ले कि मेरा वक्त कैसा कट रहा है, मज़े में हूँ कि नहीं। देवराज चंद कालूराम को घूरता रहा। मत पूछो, कालूराम हंसी रोककर मुस्कुराता हुआ बोला। मैं ही बता देता हूँ। मोना चौधरी को ख़त्म करने के लिए तुमने जो 10 लाख दिए थे उनसे मज़े लूट रहा हूँ, दोनों हाथों से पैसा लौटा रहा हूँ। क्यों, कैसा लगा सुनकर? दिल पर सांप लौटे ही होंगे। देवराज चौहान के दांत भिज गए। कालूराम और आगे बढ़ा और मोना चौधरी को देखकर मुंह बनाया। गलत बात, बहुत ही गलत बात। कालूराम मुंह बनाकर कह उठा। देवराज चौहान, तुम्हें खूबसूरती की इज्जत करनी नहीं आती। क्या हाल कर दिया तुमने मेरी मोना चौधरी के चेहरे का। वैसे हाल तुम्हारा भी बढ़िया नहीं लग रहा। मैंने मोना चौधरी को नहीं मारा, तुमसे पैसा भी ले लिया। मैंने फिर भी नहीं मारा, क्योंकि मुझे खूबसूरती से प्यार है, उसे मैं ख़राब नहीं कर सकता। मैं तो मारे को थारी खूबसूरती बहुत हो गए, बाकेलाल राठौर ने कड़वे स्वर में कहा। कालूराम ने कठोर निगाहों से बाकेलाल राठौर को देखा। तेरे को पहले भी बोला था कि कम बोल, कालूराम ने सख्त स्वर में कहा। तो फिर बोला। मारी मर्जी। तन्ने मोना चौधरी की खूबसूरती की तारीफ की हो, मन्ने बोलो नहीं बोलो। तन्ने देवराज चौहान पर गलत इल्जाम लगाया कि देवराज चौहान ने थारे को 10 लाख देकर मोना चौधरी को मारने के वास्ते भेजो, मन्ने बोलो नहीं बोलो। बाकेलाल राठौर दांत पीसे दरिंदगी भरे स्वर में कह रहा था। तन्ने बोला कि तू जेल से भाग कर आए हो, सरकार ने थारे को फांसी दियो। झूठ बोला। मन्ने थारे बारे में जेल से और पुलिस से मालूम करो। वहाँ पे थारे जैसा कोई हाथी के साइज का कालूराम होवे ही नहीं। और उस रात को अपनी पूछताछ के लिए नकली पुलिस को भी भेजो, ताकि मोना चौधरी को थारे बारे में पहले से ही भनक मिलो कि तू भी कोई होवे। तन्ने झूठ बोलो, मन्ने कुछ। कालूराम ठहाका लगा उठा। उसके घोड़े जैसे दांत चमके। वो नकली पुलिस तो हीरो ने भेजी थी। कालूराम क्या उठा। मैं तो हीरो के इशारे पे काम कर रहा था। थारे जीप में साल के 12 महीने झूठ का कीड़ा हिलो। बाकेलाल राठौर ने होंठ भींचे। कालूराम खतरनाक निगाहों से बाकेलाल राठौर को देखता रहा। अब भी थारे को देवराज चौहान ही बुलाए हुए? नहीं, कालूराम ने घोड़े जैसे दांत फाड़े। अब तो मैं खुद ही आया हूँ, कहते हुए उसकी निगाह देवराज चौहान और मोना चौधरी पर जा टिकी। आखिर मेरे मन में भी तो ये बात है कि इन दोनों महारथियों में क्या फैसला होता है। मोना चौधरी उसी निगाहों से कालूराम को देखे जा रही थी। देवराज चौहान की खतरनाक नज़रें कालूराम पर थी। सुना मेरी जान, तेरा हाल तो बुरा लग रहा है, फैसला नहीं हुआ क्या? मोना चौधरी के होंठ कस गए। तू बोले तो मैं कर दूँ फैसला? कालूराम ने अपने घोड़े जैसे दांत फाड़े। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। कालूराम अपने दोनों हाथों को मलकर कह उठा। एक बार हुक्म तो कर। अभी हीरो को निचोड़ कर न रख दिया तो मेरा नाम कालूराम नहीं। मोना चौधरी की आंखों में सर्द भाव उभरे। ठीक इसी पल जगमोहन दांत भींचे धीरे धीरे कुछ दूर पड़ी रिवॉल्वर की तरफ सरकने लगा। उसके चेहरे पर दरिंदगी नाचने लगी थी, आंखों में कहर उभरा पड़ा था। उसकी इस हरकत को बाकेलाल राठौर ने देखा।
उधर महाजन ने जगमोहन को कुछ दूर पड़ी रिवॉल्वर की तरफ बढ़ते देखा तो उसकी निगाह भी रिवॉल्वर पर जा टिकी, जो कुछ दूर पड़ी थी। जगमोहन की तरह अब उसे भी रिवॉल्वर की ज़रूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि कालूराम का कोई भरोसा नहीं था कि वो कौन सा पैंतरा बदल दे। जगमोहन इतने धीरे से ज़रा ज़रा आगे बढ़ रहा था कि किसी को भी उसके बढ़ने का एहसास नहीं हो रहा था, जबकि रिवॉल्वर पकड़कर वो फौरन हथियारबंद हो जाना चाहता था। पारसनाथ पहले की तरह कठोर बुद्ध की तरह सब देख सुन रहा था। उसकी पैनी नज़रें कालूराम और देवराज चौहान पर बार बार जा रही थीं। अपनी फेंकी गई गन की तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा था, क्योंकि उसकी जेब में शुरू से ही रिवॉल्वर मौजूद थी। हाथों से उसने गन फेंकी थी, जेब में पड़ी रिवॉल्वर नहीं। बोल मेरी जान, करूँ इस हीरो को साफ? कालूराम जहरीले सर में क्या उठा। मेरे लिए? मोना चौधरी ने भिजे होठों से कहा। हाँ। कालूराम ने हंसकर देवराज चौहान को देखा। वैसे मेरी तो इस बेचारे हीरो से कोई दुश्मनी नहीं। मेरे लिए क्यों? मैं तेरे लिए ये काम करूँगा, तू मेरे लिए मेरे साथ कमरे में चलेगी। बोल चलती है क्या? बढ़िया वक्त कटेगा। कालूराम ने कहते हुए अपने दोनों हाथ थपथपाए। मोना चौधरी का चेहरा और भी खतरनाक लगने लगा। कोई ज़रूरत नहीं, अपने दुश्मन से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। मोना चौधरी गुर्राई। तेरी मर्जी। वैसे हो सकता है कि अमित भी मेरे पास हो और उसे भी तेरे हवाले कर दूँ। मोना चौधरी ने पुनः कालूराम को घूरा। अगर वो तेरे पास हुआ तो मैं उसे भी तेरे से वसूल कर लूँगी। कालूराम के घोड़े जैसे दांत पुनः नजर आने लगे। वाह, मज़ा आ गया। क्या मर्दों वाली बात कही है, दिल खुश हुआ। कालूराम, देवराज चौहान कहर भरे सर में क्या उठा। तू कौन है मैं नहीं जानता। इस मामले में तू क्यों दखल दे रहा है मुझे नहीं मालूम। मोना चौधरी को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहा है, इसके पीछे तेरी क्या चाल है नहीं जानता। लेकिन ओ हीरो, कालूराम ने अपना गाल मसला। अब बात को घुमाता है, झूठ बोलता है। तू नहीं तो मुझे 10 लाख देकर मोना चौधरी को मारने भेजा था। बोला था अमित के अपने पास होने का बहाना करके मोना चौधरी को बुलाऊं और उसे खत्म कर दूं। और देवराज चौहान के होठों पर जहर भरी मुस्कान उभरी। खूब। तू तो ये भी कह रहा था कि जगमोहन और सोनलाल तेरी कैद में। अब हर बात सच तो कहने से रहा, कुछ झूठ भी बोलूँगा। ये झूठ नहीं बोलता तो तू क्यों हाथ बांध कर एक तरफ खड़ा रहता? तू तो गोलियों से भून देता मुझे। हर तरफ देख कर चलना पड़ता है हीरो। समझदार तू ही नहीं, दूसरे भी हैं। देवराज चौहान आंखें सिकोड़े उसको देखा जा रहा था। तू है कौन? कालूराम। मैंने पूछा तेरी असलियत क्या है? इस मामले में तू खुद आया है या किसी के इशारे पर? कमाल करता है हीरो। तू नहीं तो 10 लाख देकर मुझे इस मामले में घसीटा और उल्टा सवाल पूछता है। मैं तो कब का खिसक गया होता। 10 लाख हड़पने के बाद मेरा यहाँ क्या काम? वो तो कालूराम ने मोना चौधरी को देखा। इसकी खूबसूरती ने मेरा मन ऐसा बांधा कि कहीं जाने का मन नहीं करता। जाता हूँ तो घूम फिर कर वापस आ जाता हूँ। मोना चौधरी के होंठ भिज गए। देवराज चौहान ने कड़वी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। हेलो बड़े बाप। रुस्तारा एकाएक खुशी भरे अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़ा। कैसा है तू? कालूराम ने मुस्कुराकर उसे देखा। कैसा है तू? कालूराम उसे देखकर हंसा। फिट बाप। रुस्तारा पास पहुंचता हुआ बोला। तेरे को देखकर अपन को बहुत खुशी हुई बड़े बाप। देवराज चौहान से तू अपन का पैसा निकलवा दे, माँ का इलाज करवा लाए। कालूराम की आंखों में खतरनाक भाव उभरे। उसने वैसी निगाहों से पास आ खड़े हुए रुस्तराव को देखा, फिर अगले ही पल उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी गर्दन को अपने साथ भींच लिया और दबाव डाला। रुस्तराव समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वक्त पर संभल नहीं सका। कालूराम की बाह की जकड़न जैसे फांसी के फंदे की धार से कहीं तेज महसूस हो रही थी। ये क्या करेला है बड़े बाप? रुस्तराव ने सक पकाकर गर्दन पर लिपटी बाह को दोनों हाथों से पकड़कर हटाना चाहा, परंतु कालूराम की बाह तो जैसे अजगर की पकड़ से भी मजबूत थी। ये क्या करेला है बाप? अपन को छोड़, अपन तेरा सेवक होएला। जितना छोटा उतना खोटा। कालूराम ने अपने घोड़े जैसे दांत बीच कर कहा। जी हुजूरी मेरी करता है और हुक्म हीरो का मानता है। ऐसा नहीं है बड़े बाप, तेरे को कोई भड़काएला है, अपन तो तेरा चप। रुस्ता राव को अपनी सांस फंसती सी महसूस हो रही थी। तू तो गड़बड़ करेला है बाप, अपन को छोड़ दे। रुस्ता राव का चेहरा सुर्ख होने लगा था। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक भाव मचले। ठीक इसी पल जगमोहन नीचे गिरी अपनी रिवॉल्वर के पास पहुंच चुका था। उसने बाज की तरह झपट कर रिवॉल्वर उठाई और कालूराम की तरफ करके गुर्राया। कालूराम। कालूराम की आंखें सिकोड़कर कालूराम ने आंखें सिकोड़कर जगमोहन को देखा। छोड़ दे रुस्ता राव को। जगमोहन के होठों से खतरनाक स्वर निकला। तो तू है जगमोहन? छोड़ रुस्ता राव को। जगमोहन का सर पहले जैसा था। कालूराम के होठों पर मौत से भरी मुस्कान उभरी। नहीं तो तू मेरे को गोली मार देगा। कालूराम की आवाज़ में वैशी भाव थे। हाँ, मार। कहते हुए कालूराम ने रुस्ता राव को आगे कर दिया। चला गोली। जगमोहन के जबड़ों में कसाव आ गया। गोली चलाने का मतलब था कि वह रुस्ता राव को भी लग सकती थी और कालूराम को भी। रुक क्यों गया? चला गोली। कालूराम खूंखार भाव से कह उठा। बच्चे की आड़ लेता है? जगमोहन गुर्राया। आड़ नहीं ले रहा, खुद को बचा रहा हूँ। तो गोली चलाएगा तो क्या मैं छाती आगे कर दूंगा? पागल समझ रखा है मुझे? कालूराम ने गुर्राहट भरे सर में कहा। गोली चला।
पहले इसे मार फिर मेरी जान ले। रुक मत, शुरू हो जा। जगमोहन दांत पीसता रिवॉल्वर थामे कालूराम को घूरता रहा। इसको बस चलो तो ये सारी दुनिया को भूखे। बाकेलाल राठौर ने कड़वे स्वर में कहते हुए अपनी मूछों को उंगली लगाई। पड़ मारे जैसे सपूतों के होते हुए यो फंसो है। एक दिन तो हम वट के रख दो इसको। मौका मिलन का इंतजार हो। कालूराम ने खतरनाक निगाहों से बाकेलाल राठौर को देखा। बहुत बोलता है तू, देखूंगा तेरे को। कालूराम गुर्राया। देख ले, हम का दौड़े जाए हो। बाकेलाल राठौर ने पुनः अपनी मूछ पर हाथ लगाया। पर थारे जैसे हाथी के लिए कोई यो पहाड़ भी तो लाना पड़ो। तभी रुस्तराव ने फंसी आवाज़ में चीख कर जगमोहन से कहा, अब उनकी परवाह मत करो बाप, तुम गोली चलाओ। किस्मत में हुआ तो अपनी बचेगा, तुम गोली चलाओ बाप। जगमोहन दांत पीस कर रह गए। छोरे की हिम्मत तो देखो, डंडा उखाड़ के गल करो ये तो। बाप, रुस्तराव फिर फंसे स्वर में चीखा, चला गोली। कालूराम हंसा, घोड़े जैसे दांत चमके। विवश सा जगमोहन खड़ा रहा। कालूराम को मारने के लालच में वो नहीं चाहता था कि रुस्तराव का बाल भी बाका। तेरी तो हो गई बात। कालूराम वहशी से कह उठा। अब मेरी देख। देख कालूराम का कहर, देख मौत का तांडव। कहने के साथ ही कालूराम रुस्तराव को अपने साथ फंसाए खींचता हुआ चंद कदमों की दूरी पर गन के पास पहुंचा, जिस गन को देवराज चौहान नहीं फेंका था। कालूराम ने नीचे पड़ी गन को पैर से उछाला और हाथ में थामकर चलाने के अंदाज में पकड़कर सबको खूनी निगाहों से देखा। हर खतरनाक चेहरा इस वक्त खतरनाक भावों से नजर भरा नजर आ रहा था। कालूराम क्या करने जा रहा है, सबके मस्तिष्क में यही सवाल नाचे जा रहा था। अब तुम सब लोग मरोगे। कालूराम की वहशी दरिंदगी से भरी आवाज़ वहां गूंज उठी। सिर्फ देवराज चौहान और मोना चौधरी जिंदा रहेंगे और अपनी हार जीत का फैसला करेंगे। इसके अलावा और किसी के जिंदा रहने की ज़रूरत नहीं है। मौत का सा सन्नाटा छा गया। कालूराम का चेहरा बता रहा था कि वह गन का इस्तेमाल करने जा रहा है। नहीं, देवराज चौहान गला फाड़कर चीखा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कालूराम हंसा। उसके घोड़े जैसे दांत चमकने लगे। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? कौन रोकेगा मुझे? है किसी में दम? कालूराम, मोना चौधरी भिचे दांतों से कह उठी, जितनी हमें अपनी जानें प्यारी उतनी अपने साथियों की। दो की लड़ाई में 50 मरे, ये गलत है। तुम्हें इस तरह किसी की जान लेने का हक नहीं है। इससे अगर तुम्हारा काम संवरता हो तो जुदा बात है कि बोली। कालूराम ठहाका लगाकर गन वाला हाथ हवा में लहरा कर कह उठा, मेरी जान बोली। कितने प्यार से बोली। तू कहे तो छोड़ दूँ सबको? एक बार कहकर तो देख। छोड़ दे। मोना चौधरी का सर सख्त था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मेरा क्या जाता है, नहीं मारता, सबको छोड़ देता हूँ। लेकिन तेरे को चलना होगा मेरे साथ बेडरूम में। तू मुझे हिलाना, मैं तेरे को हिलाऊंगा। बोल मंजूर? सबकी जान बचाने के लिए तेरे को ये छोटा सा काम करना पड़ेगा। चले मेरी जान? मोना चौधरी के होठों से गुर्राहट निकली। कालूराम। मोना चौधरी एक एक शब्द चबा करके उठी। तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकेगी। कालूराम के चेहरे पर भूचाल के भाव नाच उठे। सोच लो मोना चौधरी। कालूराम क्रूरता भरे सर में क्या उठा। बहुत सोच कर ही बोला है। मोना चौधरी का सर सुलग रहा था। कालूराम ने जैसे बल खाकर देवराज चांद को देखा। ओ हीरो, अब भी समझा ले इसे, नहीं तो। वो ठीक कह रही है कालूराम। तुम उसे मजबूरी का झंडा दिखाकर उसके कपड़े उतारना चाहते हो। देवराज चांद ने कालूराम को मौत सी निगाहों से देखा। तुम्हारी ये बात मानने के लायक नहीं है। कालूराम का चेहरा भयानक सा लगने लगा। ठीक है, मरो सब। दरिंदी के भरे सर में कहते हुए कालूराम ने गन सीधी की। दूसरी बाह से उसने अभी तक रुस्तराव की गर्दन दबोची हुई थी। कालूराम का रुख देवराज चांद के साथियों की तरफ हो गया था। वो बहुत छोटे घेरे में एक दूसरे के लगभग करीब करीब ही खड़े थे और सेकंडों में उन सबके जीवन का खेल खत्म हो सकता था। कालूराम ने खूंखार निगाहों से सबको देखा, फिर मोटी भारी उंगली का दबाव गन पर डाल दिया। गन का मुंह खुलने जा रहा था परंतु नहीं खुला। सबकी सांसें जहाँ की तहाँ ठहर चुकी थी। कालूराम ने दांत भींचकर पुनः गन का घोड़ा दबाया, लेकिन वो अपनी जगह से ज़रा भी नहीं हिला। कालूराम बार बार कोशिश करने लगा। वो पागल सा हो रहा था। एकाएक मोना चौधरी चौंकी। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। जिसने भी उसे देखा उसके चेहरे पर भी अजीब से भाव आ गए। करीब 50 कदम दूर जैसे पेड़ की ओर से निकलता नजर आया था फकीर बाबा। वही चेहरा, वही कपड़े, बिखरे बाल, गंदा सा उरा बदन, नंगे पाँव। फकीर बाबा के कदम धीरे धीरे इसी तरफ उठ रहे थे। उसके चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। फकीर बाबा की तीव्र चमक से भरी आंखें कालूराम पर थी। कालूराम ने भी फकीर बाबा को देखा तो उसके माथे पर बल उभरे। गन के एकाएक न चलने से तो कालूराम पहले से पागल हुआ पड़ा था। उसके शिकार सलामत खड़े थे। फकीर बाबा कालूराम से 10 कदम पहले ही रुक गया। वहाँ सनसनाती गहरी खामोशी छा गई थी। कौन है तू? कालूराम वहशी सर में गुर्रा उठा। नहीं पहचाना तूने? फकीर बाबा की आवाज़ में भरपूर शांति थी। हरामजादे, तू मेरा बाप लगता है क्या जो तुझे पहचानूंगा? कालूराम पहले जैसे सर में क्या उठा। फकीर बाबा के गंभीर होठों पर शांत 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 सी मुस्कान उभर आई। इस जन्म में ना सही,
लेकिन हो सकता है कि पहले किसी जन्म में तेरा पिता रहा हूँ। फकीर बाबा की आवाज़ में धैर्य था, आंखों में पहले की तरह चमक विद्यमान थी। बकवास मत कर बुड्ढे, कालूराम गुर्राया, वरना ऐसा नहीं कहते बेटे, फकीर बाबा ने समझाने वाले स्वर में कहा। बड़ों को इज्जत देकर बात करते हैं। 3 जन्म पहले भी मैं तेरे को यही बात कहता था, लेकिन तू कभी नहीं माना। कालूराम के होठों से गुर्राहट निकली। क्या बकवास करता बुड्ढे, मैं तेरे को। कालूराम, 3 जन्म पहले मैं तेरा पिता था, फकीर बाबा ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन तू इसलिए भूल गया कि 2 बार जन्म लेने के बाद उस जन्म की बातें तू भूल गया और खामोश। कालूराम दहाड़ उठा। मैं पिछले जन्मों की बातें भूल गया और बुड्ढे, तेरे को सब कुछ याद रहा। भगवान का अवतार है तू, जो जन्मों का लेखा जोखा याद रखता है। मैं भगवान का अवतार नहीं बेटे, मामूली इंसान हूँ, और 3 जन्मों से अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतता हुआ शापग्रस्त जिंदगी बिता रहा हूँ। तुम लोग मरकर इंसानी रूप से मुक्ति पाते हो और फिर नए रूप में पैदा हो जाते हो। लेकिन मैं तब से ही अपने इसी पुराने और बूढ़े शरीर का बोझ उठाए घूम रहा हूँ, और तब तक घूमता रहूँगा, भटकता रहूँगा, जब तक देवा और मिन्नो की लड़ाई का फैसला नहीं हो जाता, या फिर ये आपस में बैर भाव छोड़कर दोस्ती नहीं कर लेते। कहते हुए फकीर बाबा ने देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। उसके बाद कालूराम पर नजरें टिका दी। अगर तूने ही मेरी बात मानी होती तो ये लड़ाई इतने जन्मों तक खिंची चली आती। लेकिन तू हमेशा ही अपने पिता के खिलाफ चला। जो मैंने कहा वो नहीं माना। मैं जिस रंजिश को ख़त्म करना चाहता था, तू उस रंजिश की आग को बढ़ाने पर लगा था। और बकवास मत कर बड्डे, मैं पिछले जन्मों की बातें नहीं मानता, कालूराम गुर्राया। फकीर बाबा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान उभर आई। बीते जन्मों की बातों को तू तब मानेगा कालूराम, जब वो तुझे याद हो। तुझे तो कुछ भी याद नहीं, इसलिए कम से कम इस जन्म में तो मुझे दोषी नहीं ठहरा सकता। वही सब अब हो रहा है। तब भी मैंने बहुत समझाया था तुम सबको, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और अब भी मेरी बात की तरफ ध्यान देने की किसी को फुर्सत नहीं है। कहते कहते फकीर बाबा की आवाज़ में दुख भरा आया था। कालूराम सुर्ख आंखों से फकीर बाबा को देखे जा रहा था। चला जाए यहाँ से, कालूराम दरिंदगी की भरे सर में क्या उठा। फकीर बाबा की शांत निगाह कालूराम पर थी। कालूराम ने दांत पीसकर गन का मुंह फकीर बाबा की तरफ किया और घोड़ा दबाने के लिए उंगली का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गन तो जैसे जाम हो चुकी थी। तू नहीं मानेगा कालूराम, फकीर बाबा का स्वर शांत था। बड़े बाप, कालूराम की बाह में फंसा रुस्तरा बोला। गन खराब हो गया बोला। अब उनका गला छोड़ आगे बढ़कर इस बाबा की मुंडी मरोड़ दे। कालूराम ने खतरनाक निगाहों से रुस्ता राव को देखा। अब उनकी मुंडी का क्या है, फिर पकड़ लेना बाप, ये तो घर का माल है, रुस्ता राव ने जल्दी से कहा। ठीक कहता है तू, कालूराम वैसी सर में क्या उठा। दोबारा तुझे पकड़ने की क्या ज़रूरत है, तेरे लिए तो एक झटका ही काफ़ी है। कहने के साथ ही कालूराम ने वैसी अंदाज में रुस्ता राव की गर्दन को झटका देकर गर्दन की हड्डी तोड़नी चाहिए। लेकिन जिस बाह में रुस्ता राव की गर्दन फंसी थी, कालूराम की वो बाह जाम होकर रह गई थी। ना तो दब रही थी और न ही खुल रही थी, जहाँ की तहाँ ठहर गई थी। कालूराम के चेहरे पर खिंचाव के भाव उभरे। उसने पुनः जोर लगाना चाहा, परंतु कोई फायदा न होता देखकर कालूराम के चेहरे पर अजीब सी हैरानी के भाव उभरे। कालूराम, फकीर बाबा का शान सर्वांग बोला। बहुतों को मारा था तूने, नरसंहार किया था, लेकिन कम से कम अब मेरे सामने होते हो तो किसी की जान नहीं ले सकता। कालूराम गुर्रा उठा। तू मेरा क्या करेगा बुड्ढे, मुझे रोकने की हिम्मत है तेरे में। कालूराम घोड़े जैसे दांत पीस करके उठा। हाँ, हिम्मत है, और जब हिम्मत नहीं थी तब तूने मेरी मजबूरी का बहुत फ़ायदा उठाया था। लेकिन अब तू अपनी मनमानी नहीं कर सकता, कम से कम मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। फ़कीर बाबा ने शांत स्वर में कहा। अब तू इसकी जान लेना चाहता है, लेकिन तेरी बाह नहीं हिल। तू देवा और मिन्नो के सब साथियों को मार देना चाहता है, परंतु तेरा ये हथियार बेकार हो गया। कालूराम के चेहरे पर मौत के भाव से आ उठे। तो तू मुझे समझाना चाहता है कि तू बहुत शक्तिशाली है बुड्ढे। मेरा मतलब कि मेरी बाह को तूने रोका है, गन को तूने खराब किया है, ये तेरे इशारे पर चलती है। कालूराम पागल हो रहा था। फकीर बाबा जवाब में मुस्कुराया। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो कालूराम की बाह भी खुलती चली गई। बाह में जकड़ी रुस्तराव की गर्दन आज़ाद हो गई। कालूराम की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी खुली बाह को हिलाना चाहा, लेकिन वो अपनी जगह पर ही रही, उसी तरह थोड़ी सी खुली। रुस्ता राव फौरन उसकी बाह के नीचे से निकला और कई कदम दूर हटकर जा खड़ा होने के बाद अपनी गर्दन को मसलने लगा, जो कालूराम की बाह में दबी रही थी। कालूराम ने हचकचाकर फकीर बाबा को देखा। फकीर बाबा के चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। उसने अपनी उठी बाह को नीचे किया तो कालूराम की बाह भी जैसे अदृश्य शिकंजे से आज़ाद हो गई। गन फेंक दे कालूराम, ये तेरे किसी काम की नहीं। फकीर बाबा की आवाज़ गंभीर थी। कालूराम ने दांत पीसकर गन का मुंह फकीर बाबा की तरफ किया और घोड़ा दबाना चाहा, परंतु गन पहले की तरह जाम रही, बेकार ही रही। दांत किटकिटाते हुए कालूराम ने गन को दोनों हाथों में पकड़कर तीले की भांति मरोड़ा और उसे गुस्से से दूर उछाल दिया। मैं जानता हूँ,
हर जन्म में ही तू असीम ताकत का मालिक रहा है। फ़कीर बाबा ने शांत स्वर में कहा। लेकिन तेरी ताकत हमेशा ही गलत काम के लिए इस्तेमाल होती रही। तूने कभी भी अच्छे काम के लिए अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बहुत हो गया। इस जन्म में मैं तेरे को अपनी नहीं करने दूंगा। अब भी तेरी मनमानी नहीं चलेगी कालू राम। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? कालू राम फ़कीर बाबा को लेकर अब उलझन में था। 3 जन्म पहले मैं तेरा पिता था। तब तूने जो किया था उसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। लेकिन अब मुझमें हिम्मत नहीं बची कि यूं ही भटकता रहो। मैं सब ठीक करके मुक्ति पा जाना चाहता हूँ। यही वजह है कि तुम लोगों के इस जन्म में मुझे दखल देना पड़ रहा है। फ़कीर बाबा ने शांत धीमे स्वर में कहा। कालू राम का चेहरा एक सुलग उठा। बकवास करता है, सब बकवास है। तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे। दरिंदगी भरे सर में कहते हुए कालूराम मुठ्ठियाँ भींचकर फ़कीर बाबा की तरफ बढ़ा। परंतु 2 कदम उठते ही कालूराम के दोनों पांव जैसे ज़मीन से चिपक कर रह गए। कालूराम ने अपने पाँव को जोर लगाकर उठाने की चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सका। हर बीतते पल के साथ साथ कालूराम वहशी होता जा रहा था। देवराज चौहान, मोना चौधरी और अन्य सब हैरानी से ये सब होता देख रहे थे। सुनते तो विश्वास न करते, परंतु इस वक्त अविश्वास वाली कोई बात नहीं थी। सब कुछ तो सामने ही था। कालूराम ने काली निगाहों से फ़कीर बाबा को देखा। ये सब तूने किया बुड्ढे? कालूराम चीखा। नहीं, फ़कीर बाबा ने धीमे स्वर में कहा। तेरे कर्म ही ये सब तेरे से करा रहे हैं। अगर तेरे कदम किसी अच्छे काम के लिए बढ़े तो किसी में इतनी ताकत नहीं कि तुझे रोक सके। कालूराम गुर्राया। क्या किया है तूने? कुछ नहीं। फ़कीर बाबा का सर पहले जैसा था। मैंने अपनी शक्ति से तेरे कदमों को बांध दिया है। अब ये ना तो आगे बढ़ सकते और ना ही पीछे हट सकते। कालूराम के चेहरे पर जलजले के भाव थे। क्या चाहता है तू? वो खा जाने वाले सर में बोला। देवा और मिन्नों का पीछा छोड़कर दूर चला जा। ये अपना फैसला खुद कर लेंगे। मैं तेरे को इनकी लड़ाई के बीच नहीं देखना चाहता। फ़कीर बाबा का सर पहले जैसा था। इसमें तेरा क्या जाता है? बहुत कुछ जाता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि बता सकूं। तू सिर्फ इतना जान ले कालूराम के हर जन्म में इनकी लड़ाई को तू बढ़ावा देता है। और मैं नहीं चाहता कि इस जन्म में भी तेरे भड़काने की वजह से खून खराब हो और मैं अपना शापग्रस्त शरीर लेकर भटकता रहूं। ये झगड़ा मुझे ख़त्म करना है। जन्मों से आ रही इस लड़ाई का मुझे अंत करना है। इसलिए झूठ बोलता है तू। मैं बीते जन्मों की बात नहीं मानता। कालूराम चीखा। मानोगे? फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी इस लड़ाई में जिंदा बच जाएगा उसे सुनाऊंगा बीते 2 जन्मों की खूनी दास्तान। तब उसकी समझ में बात आएगी। लेकिन पहले अपनी इस लड़ाई का अंत कर लो, फैसला कर लो। मेरी बात सुनकर तुम सबको मालूम होगा कि बीते जन्मों में तुम क्या क्या थे और सारी घटनाएं कैसे कैसे घटी। कालूरा अपने घोड़े जैसे दांतों को पीस कर रह गया। तुम लोगों ने किसी जन्म में मेरी बात नहीं मानी, इस जन्म में भी नहीं मान रहे। इसलिए ना चाहते हुए भी अब मुझे तुम लोगों से कुछ हद तक कठोरता से पेश आना पड़ेगा। फ़कीर बाबा की निगाह तेवराज चौहान और मोना चौधरी पर भी गई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस जन्म में भी तुम लोगों की लड़ाई का फैसला ना हो और मुझे फिर तुम्हारे अगले जन्म का इंतज़ार करना पड़े। मत भूलो, मैं भी इंसान हूँ जो तुम लोगों की वजह से 3 जन्मों से भटक रहा हूँ। हर कोई चुप, शांत, निगाहें फ़कीर बाबा पर। इस वक्त कालूराम ही था जो गुस्से से पागल हो रहा था। मेरे पाँव को तूने बांधा है? कालूराम चीखा। फ़कीर बाबा ने कालूराम को देखकर हौले से सहमति भरे अंदाज में सिर हिलाया। तो आज़ाद कर मुझे, एक शर्त पर। फ़कीर बाबा की आवाज़ सपाट थी। अगर मेरी शर्त मानेगा कालूराम बेटे, तो तुझे मंत्रों से मुक्त कर दूंगा। नहीं तो तू हमेशा के लिए इसी तरह खड़ा रहेगा और इसी तरह तेरी जान निकल जाएगी। इसलिए मेरी बात मानने में ही तेरी भलाई है। बोल बुड्ढे, कालूराम चीखा। मेरे आज़ाद करते ही यहाँ से चले जाना। किसी तरह की चालाकी नहीं करेगा तू। देवा और मिन्नों की लड़ाई में दखल नहीं देगा। इस तरफ पलट कर देखेगा भी नहीं। कालूराम ने दांत किटकिटाए। फ़कीर बाबा शांत भाव से उसे देखता रहा। ठीक है, आज़ाद कर मुझे। कालूराम खा जाने वाले सर में क्या उठा। तू जो कहेगा मैं वही करूँगा। अगले ही पल कालूराम के मंत्र द्वारा जकड़े पाँव आज़ाद हो गए। कालूराम ने 1-2 कदम चलकर अपनी तसल्ली की। फ़कीर बाबा की चमक भरी निगाह एकटक कालूराम पर थी। कालूराम ने काले नाग की भांति फ़कीर बाबा को देखा। बुड्ढे, कालूराम ने खतरनाक स्वर में कहा, मैं जानता हूँ तू बहुत ही चालबाज इंसान है, जो 2-4 मंत्र जानकर पिछले जन्मों की कहानी सुनाकर सबको बेवकूफ़ बना रहा है। याद रख, वक्त आने पर मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू अपने इस जन्म को भी भूल जाएगा। फ़कीर बाबा के चेहरे पर ऐसी मुस्कान उभरी जैसे कोई शरारती बच्चा शरारत कर रहा हो। चला जाए यहाँ से। फ़कीर बाबा की आवाज़ बेहद शांत थी। जा तो रहा हूँ, लेकिन बुड्ढे। कालूराम ने अपने शब्द अधूरे छोड़े और गुर्राता हुआ तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से दूर होता चला गया। सबकी निगाह कालूराम पर थी। वह सन्नाटा फ़कीर बाबा की आवाज़ से टूटा। सबने देखा, फ़कीर बाबा देवराज चौहान और मोना चौधरी के करीब खड़ा था। कोई तो क्या, खुद वे दोनों भी नहीं महसूस कर सके थे कि फ़कीर बाबा एकाएक उनके करीब कैसे पहुंच गए।
फकीर बाबा ने नाराज़गी भरी निगाहों से देवराज चौहान और मोना चौधरी को देखा। तुम दोनों इस वक्त झगड़ा क्यों कर रहे हो? फकीर बाबा ने सर में भरपूर नाराज़गी के भाव थे। देवराज चौहान और मोना चौधरी जैसे होश में आए। उन्होंने एक दूसरे को सख्त निगाहों से देखा। उसके बाद नज़रें पुनः फकीर बाबा पर जा टिकी। फकीर बाबा की निगाह दोनों पर फिर रही थी। मुझे अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं मिला, फकीर बाबा ने पूर्वर लहजे में कहा। बाबा, देवराज चौहान ने भिजे होठों से कहा, इसने मेरी जगह पर कब्जा कर लिया था। इस बंगले में मैं रह रहा था। अब ये यहाँ मेरी वापसी का इंतज़ार कर रही थी कि मुझे ख़त्म कर सके। फकीर बाबा की निगाह दोनों के खून से सने चेहरे पर फिरी। अपनी हालत देख रहे हो? फकीर बाबा ने समझाने वाले भाव में कहा। दोनों ही खून से रंगे पड़े हो। जो भी कर रहे हो ये क्या अच्छी बात है? खुद को भी दुख दे रहे हो और मुझे भी। दूसरों के लिए एक दूसरे की जान के प्यासे क्यों बने बैठे हो? देवराज चौहान ने दांत बीच का मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। तुम दोनों ये सब खत्म क्यों नहीं कर देते? एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। देवराज चौहान और मोना चौधरी खामोश रहे। फकीर बाबा के होठों पर शांत मुस्कान उभर आई। अच्छा, मुझे बताओ इस बार झगड़े की क्या वजह बनी? फकीर बाबा के पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे नन्हे बच्चों में सुलह हो जाने वाली हो। मोना चौधरी की नज़रें सीधी फकीर बाबा पर गई। बाबा, तुम तो सब जानते हो। जो हम नहीं जानते तुम वो भी जानते हो। हाँ, फकीर बाबा ने उसी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिलाया। तुम ठीक कहती हो मिन्नो, ठीक कहा। सब मालूम है मुझे, और मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। सब कुछ याद है मुझे और तुम लोग सब कुछ भूल चुके हो। छोड़ो इस बात को। मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। फकीर बाबा के चेहरे पर उदासी उमड़ आई थी। मोना चौधरी फकीर बाबा को देखती रही। फकीर बाबा ने देवराज चौहान को देखा। देवा, फकीर बाबा ने अपनेपन से कहा, तूने तो हमेशा मेरी इज्जत की, मेरी बात मानी। मैंने भी तेरे को इज्जत दी। बेटे के समान होते हुए मैंने तेरे को अपने बराबर का समझा। पहले जन्मों की तरह आज फिर मेरी बात मान जा देवा। छोड़ दे इस झगड़े को। मैं समझूंगा कि बाबा, देवराज चौहान की आवाज़ में गंभीरता थी, मैं नहीं जानता अब कौन है और कौन नहीं। मेरा पिछला जन्म मिट चुका है। इस वक्त मेरे सामने यही जन्म है, और अपने इस जन्म की जिम्मेदारियां मैं पूरी करने की चेष्टा कर रहा हूँ। फकीर बाबा देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने फकीर बाबा की आंखों में देखा, परंतु आंखों की तीव्र चमक का सामना न कर पाने की वजह से देवराज चौहान ने मुंह फेर लिया। आप बुजुर्ग हैं बाबा, और आपने अभी तक मेरे साथ कोई गलत बात नहीं की, इसलिए आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। ये लड़ाई फैसला होने से पहले ख़त्म नहीं हो सकती, और जो फैसला होगा वो हम में से एक की मौत के बाद ही होगा। हाँ, फकीर बाबा ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, दो की लड़ाई में एक की मौत होती है तो दूसरा विजेता बनता है, तब तो फैसला हो ही जाता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों ही जिंदा रहो, आपस में फैसला कर लो, खून खराबा मत करो। कम से कम मैं तो अब इस मामले से पीछे नहीं हट सकता। देवराज चौहान ने उठबीच कर कहा। फकीर बाबा ने मोना चौधरी को देखा। तेरा क्या जवाब है मिन्नो? मैं अपने हाथ में लिया काम पूरा करके ही आराम करूंगी बाबा, मोना चौधरी को रही। फकीर बाबा के होठों से गहरी सांस निकल गई। मैं जानता हूँ तू बहुत ज़िद्दी है। कभी भी तूने मेरी बात नहीं मानी। देवा तो फिर भी कभी कभी मेरी बात मान लेता था, लेकिन तू अपनी ही बात पर अड़ी रहती थी मिन्नो। पहले जन्मों में भी यही होता रहा और अब भी यही हो रहा है। दुश्मन बन बैठे हो तुम दोनों मेरे। जाने कितने जन्मों तक भटकाओगे मुझे। मुझ पर तरस भी नहीं आता तुम्हें। मोना चौधरी ने होंठ भींच लिए। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान गहरी निगाहों से बाबा को देखने लगा। बाबा, देवराज चौहान का सर गंभीर था। फकीर बाबा ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। बाबा, तुम पिछले जन्मों की किन बातों का जिक्र कर रहे हो? तुमने पहले भी कहा था लेकिन मैं समझ नहीं पाया। क्या कहना चाहते हो तुम? देवराज चौहान ने पूछा। बताऊंगा, अवश्य बताऊंगा, परंतु ये वक्त कुछ भी कहने सुनने का नहीं है। तुम दोनों तो अपने ही झगड़े में उलझे हुए हो। तुम दोनों के पास इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि मेरी बात सुन सको, समझ सको। फकीर बाबा ने भारी स्वर में कहा। अपनी लड़ाई का फैसला कर लो। जो जिंदा बच जाएगा वो तो बीते दो जन्मों की बातें मेरे मुंह से जान ही लेगा कि तुम दोनों के बीच लड़ाई किस जन्म में शुरू हुई, क्यों हुई, और अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले एक दूसरे का खून बहा लो, जान ले लो, अपनी ज़िदें पूरी कर लो, तबाह करो सब कुछ। फिर मैं खुद ब खुद ही तुम्हारे पास आऊँगा। बीते जन्मों की खूनी दास्तान को तुम लोगों को बताऊंगा। देवराज चौहान गंभीर नजर आ रहा था, लेकिन मोना चौधरी आंखें सुखड़े बाबा को देखे जा रही थी। मेरे जाने का वक्त हो रहा है। वकील बाबा ने पुनः दोनों को देखा। लेकिन जाने से कम इस वक्त की तुम दोनों की लड़ाई को ख़त्म करा कर जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी पीठ मुड़ते ही तुम लोग फिर खून खून खेलने लग जाओ। देवराज चौहान और मोना चौधरी की मुद्रा में कोई फ़र्क नहीं आया। मिन्नो, फकीर बाबा ने मोना चौधरी को देखा। देवा ठीक कहता है कि तुमने इसकी जगह पर कब्जा किया है। हाँ, तो मैं भी तुम्हें अपने मंत्रों से बांध दूंगा। तुम इसी तरह खड़ी रहोगी, देख सकोगी, सुन सकोगी, बात कर सकोगी, लेकिन कभी भी चल नहीं पाओगी। फकीर बाबा का कड़क सर सबके कानों में पड़ रहा था।
मैं तुम्हें इससे भी कहीं ज़्यादा सख्ती से अपने मंत्रों द्वारा बांध सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम मुझे मजबूर नहीं करोगी सख्ती के लिए। मोना चौधरी का चेहरा शांत था, परंतु आंखों में सुलगन थी। बरबस ही उसकी निगाह देवराज चांद की तरफ घूमी। देवराज चांद दूसरी तरफ देखने लगा। मिन्नो, जवाब दो, मेरा जाने का वक्त हो रहा है। फ़कीर बाबा का सर कड़क हो गया। ठीक है बाबा, मैं चली जाती हूँ, मोना चौधरी ने स्थिर लहजे में कहा। देवा, तुम अपने साथियों के साथ बंगले में जाओ। फ़कीर बाबा की आवाज़ वैसी ही रही। फ़कीर बाबा की शक्ति से धीरे धीरे सब परिचित होते जा रहे थे। देवराज चौहान ने अपने साथियों का बंगले में चलने का इशारा किया और खुद भी बंगले की तरफ बढ़ गया। तभी बाकेलाल लौटा पलट कर वापसी की तरफ बढ़ गया। तू कहाँ जाता है? फ़कीर बाबा का सर बाकेलाल लौठौर के कानों में पड़ा। बाकेलाल लौठा पलट कर हाथ जोड़े विनीत स्वर में कह उठा। बाबा जी, मारी कार, मारा लोहे का यंत्र जो हम सबों को अपने भीतर बिठाकर दौड़ा ले जावे, वो उधर खड़ा हो गए। वो लाने को जा रहा था। कोई मारी कार को ले गो तो हम कहाँ की सवारी करो? फ़कीर बाबा के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। वैसी ही वही आदतें, 2 बार जन्म लेने के बाद भी नहीं बदला। तुम लोगों में से कोई भी नहीं बदला। चेहरे बदल गए, कुछ के नाम बदल गए, लड़ने वाले हथियार बदल गए, लेकिन है सब कुछ वही। कुछ खास नहीं बदला। मारे भी पीछों को जन्म की कोई कहानी होवे का? जा, फ़कीर बाबा ने हाथ उठाकर कहा तो बाकेला लौटा पलट कर तुरंत आगे बढ़ गया। रुस्ता राव की निगाह सूरज सिंह और सुजान सिंह पर थी, जो मौका देखकर इकट्ठे खड़े हो गए थे और कानों ही कानों में बात कर रहे थे, जबकि उन्हें दूर दूर रहना चाहिए था, क्योंकि एक मोना चौधरी का साथी था तो दूसरा देवराज चौहान का। रुस्ता राव समझ गया कि सुजान सिंह को साथ मिलाकर देवराज चौहान ने ठीक नहीं किया। अब भीतर की कोई भी खबर बाहर जा सकती थी। चलो, मोना चौधरी ने अपने साथियों से कहा। देखते देखते मोना चौधरी के साथी मोना चौधरी के साथ बंगले के बाहर खड़ी उसी कार की तरफ बढ़ गए जिस पर वे आए थे। देवराज चांद के साथियों का भी बंगले की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। तभी रुस्तराव फ़कीर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, रुस्तराव जल्दी से बोला, अपन तुम्हें जब अपन तुम्हें जब मुंबई में पहली बार मिला, तुम्हें देखेला तो ऐसा लगेला जैसे तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम्हारी आवाज़ भी सुनेला, पर अपन दावे के साथ कह सकता है बाबा कि अपन तुम्हें इस जन्म में नहीं देखेला। अपन का तो भेजो खराब होला है। बाबा, कुछ समझ में नहीं आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ये सब पिछले जन्मों का असर है, जो तेरे को ऐसा लगता है। बीते जन्मों की बातें कभी कभी तेरे जहन में करवट लेती हैं। तभी तो तुझे मेरी सूरत, मेरी आवाज़ पहचानी सी लगती है। बहुत जल्द तेरे को सब याद आएगा। फ़कीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। इस जन्म में तू थापर नाम के आदमी का हुक्म मान रहा है? हाँ बाबा, थापर ठीक इंसान है, इतना बुरा नहीं। उसी ने देवा को इस रास्ते पर डाला था। अगर वह कोशिश करे तो देवा और मिन्नों की लड़ाई को रुकवा सकता है। कैसे बाबा? झगड़ा अमित को लेकर है। थापर से कहो जहाँ से उसने मामला शुरू किया था, यानी कि शुरुआत से ही वो फिर से इस मामले में आए, तो सब उसकी समझ में आ जाएगा। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्यों बाबा, बीच में कोई लफड़ा है क्या? जवाब में फ़कीर बाबा मुस्कुरा कर रह गया। रुस्ता राव बेचक बाबा की चमकती आंखों में देखता रहा। जा, बंगले में जा, देवा के पास जा। रुस्ता राव फ़ौरन पलटा और बंगले की तरफ बढ़ गया। चंद कदम चलने के बाद उसने पलट कर पीछे देखा तो फ़कीर बाबा कहीं भी नहीं था। रुस्ता राव के चेहरे पर परेशानी नाचने लगी थी। वह पुनः बंगले की तरफ बढ़ गया। जब भी बाबा को देखता था उसके मस्तिष्क में कोई काली छाया टोलने लगती थी, जैसे वह छाया उसे बीते जन्मों की हलचलें याद दिलाना चाहती हो। परंतु रुस्ता राव कुछ नहीं समझ पाता था। अगला दृश्य। ये सब देखकर चोपड़ा का बुरा हाल हो गया था। वैसे भी वो सुबह से भागदौड़ कर रहा था। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे जब वो घर पर पहुंचा। वानखेड़े आया? घर पहुंचते ही बेहाली से चोपड़ा ने उर्मिला से पूछा। नहीं। उर्मिला ने चोपड़ा को ध्यान से देखते हुए कहा। लेकिन आपने क्या हाल बना रखा है? क्या बना रखा है? चोपड़ा सोफे पर बैठकर गहरी गहरी सांसें लेता हुआ बोला। आप पसीने से भरे पड़े हैं। यही हाल आपके कपड़ों का हो रहा है। उर्मिला बैठती हुई बोली। बाहर गर्मी बहुत है, चोपड़ा ने जल्दी से कहा। आपका चेहरा भी लाल हो रहा है। वो तो मेरी सेहत की निशानी है, चोपड़ा ने अजीब से अंदाज में दांत दिखाए। उर्मिला ने तीखी निगाहों से चोपड़ा को देखा। और आपके चेहरे का पोड़ा रंग किस चीज़ की निशानी है? उर्मिला हाथ नचा कर कह उठी। धूप से चेहरे का रंग हल्का पड़ गया होगा, नहा धोकर ठीक हो जाएगा। उर्मिला की गहरी नज़र चोपड़ा पर थी। एक बात तो बताइए। अभी तक बता ही रहा हूँ। पूछो पूछो। आप तो उन लोगों के पीछे गए थे, वे जो नए मकान में आकर ठहरे। बात मत करो उनकी, चोपड़ा ने गहरी सांस ली। सिर्फ उनकी ही बात होती तो मामला निपट ही जाता, लेकिन यहाँ तो भारी, बहुत भारी गड़बड़ हो गई। वो देवराज चौहान और जिसे मैं खूबसूरत लड़की समझ रहा था, मोना चौधरी। ऊपर से गड़बड़ तो ये रही कि दोनों एक दूसरे को खून के प्यासे हो रहे हैं। मैं समझी नहीं कि आप। तुम कुछ मत समझो, मैं नहा कर आता हूँ। तुम चाय बनाओ, खाने की तैयारी शुरू कर दो। वानखेड़े कभी भी पहुँच सकता है। उसे भूखा रखोगी क्या? चोपड़ा ने अपने शब्द खत्म किए ही थे कि उसके कानों में इंजन के माध्यम से आवाज़ पड़ी। चोपड़ा जल्दी से उठा और दूसरे कमरे में पहुंचकर खिड़की से बाहर जाकर सामने कुछ दूरी पर वही मकान नजर आ रहा था जहां मोहना चौधरी ठहरी हुई थी।
चोपड़ा के देखते देखते कार मकान के बाहर रुकी और उसमें से मोना चौधरी, महाजन, पारसनाथ और सूरज सिंह उतरकर भीतर प्रवेश कर गए। चोपड़ा की आंखें सिकुड़ी हुई थी, चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। उसकी सोचों में पचासों सवाल नाच रहे थे, जिनके बारे में वो वानखेड़े से बात करना चाहता था। तो चलिए दोस्तों, जालिम के इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।